Okay. Good evening, everyone. I hope I'm audible and visible to all of you. Please एक बार chat column में मेरे को बता दीजिए. Please let me know whether I am visible and audible to all of you. Yes, 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 yes. Okay. Great, great. So, okay. See, I welcome you all in this session on UPSC preparation. और आज का जो सेशन है, इससे पहले हम स्टार्ट करें, मैंने सेशन प्लान बोर्ड पे लिखा हुआ है, बट इससे पहले हम स्टार्ट करें, आई जस्ट वांट टू से दैट आई एम वेरी हैप्पी दैट सैटरडे की शाम को आप लोग सारे इस सेशन के अंदर हैं, विच एटलीस्ट शो वन थिंग दैट यू आर वेरी सीरियस अबाउट योर करियर. एंड इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी टू हैव एंड अ रेयर क्वालिटी टू फाइंड नाउअडेज, राइट? तो अगर आप अपने करियर के लिए इतना सीरियस हैं, तो ऑब्वियसली इट पुट्स ऑब्लिगेशन ऑन मी आल्सो टू डिलीवर माय बेस्ट, एंड आई प्रॉमिस यू आई विल डू जस्ट दैट. तो आज के इस सेशन के अंदर अगर आपने इतना ट्रस्ट दिखाया और आपने इतना एफर्ट दिखाया इस सेशन में आने के लिए, तो आई प्रॉमिस यू कि जो नेक्स्ट 40 to 50 मिनट्स हम ये सेशन चलाएंगे, उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल टू यू, whether you want to do UPSC or not. मैं हम इस सेशन में एवरीथिंग विल कवर. सी, अगर आप इस सेशन में आए हैं तो बेसिक्स आप जानते हैं. यूपीएससी इंडिया का टॉप मोस्ट गवर्नमेंटल एग्जाम है, जिससे आपको जो भी गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन की टॉप मोस्ट सर्विसेज हैं वो अलॉट होती हैं. अराउंड 21 सर्विसेज आपको अलॉट करी जाती हैं. जैसे आईएएस बने तो आप सीधा डीसी बनेंगे, जैसे आपको मनु का दिखाया, सान्या का दिखाया. आईपीएस बने तो एसपी बनेंगे, जैसे आपको अभी वीडियो में विनीत अलावत दिखाए. उसके बाद आईएफएस बने तो एम्बेसडर बनेंगे, आईआरएस बने तो इनकम टैक्स कमिश्नर बनेंगे, आईओएस बने तो फॉरेस्ट ऑफिसर, राइट? तो ये इंडिया के टॉप, इससे ऊपर गवर्नमेंट सर्विसेज का एग्जाम नहीं होता, तो इसका बहुत क्रेज है. लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स प्रिपेयर एवरी ईयर फॉर दिस एग्जाम. तो आपको जो इस एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और जो फेमस डायलेमास होते हैं, हम आज उसी को डिस्कस करेंगे. वी विल डिस्कस सबसे पहले जो फेमस क्वेश्चंस आपके मन में चलते हैं, और वो ये है कि आपको यूपीएससी करना क्यों है, व्हाई शुड यू डू यूपीएससी. भाई, इतनी सारी प्राइवेट जॉब्स अवेलेबल हैं, कैट करो, प्राइवेट जॉब करो, क्यों सरकारी तामझाम कंपटीशन के अंदर फंसना है. तो विल टॉक अबाउट दैट आल्सो. देन विल टॉक अबाउट कि आपने बहुत सारी चीजें भी सुनी है यूपीएससी के बारे में कि सर करप्शन बहुत है. हमने सुन सर, मैं टॉपर नहीं रहा हूं, मैं तो इंजीनियर नहीं हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ. हमने सुना है कि जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं उन्हीं का पेपर निकलता है. देर आर सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल हु आर एबल टू क्रैक दिस एग्जाम. तो कुछ ऐसी चीजें हैं वो भी देखेंगे. और फिर कुछ ऐसी भी चीजें हैं कि देखो, सबसे बड़ी चीज तो एक्चुअली यही है कि सर इतनी सारी एकेडमीज हैं, हम आपसे क्यों सुने. आप अगर न्यूज़पेपर उठाएंगे, इतनी बड़ी बड़ी एकेडमीज की एड्स होती हैं, पूरे न्यूज़पेपर पे एड्स होती हैं, रैंक 1 से लेके 100 तक वही क्लेम कर रहे होते हैं. तो जब इतनी बड़ी बड़ी एकेडमीज हैं, हम आपको सुने भी क्यों. दैट्स द ट्रिक, राइट? व्हाई यू, दैट इज अबाउट मी. तो ये जो डायलेमास है कि सिलेबस बहुत है, वो कैप बहुत तगड़ी चाहिए सर, मैं 60-70% लाता था कॉलेज में, इतना टॉपर नहीं था, क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं, खाली आईआईटीएंस करते हैं क्या, एग्जाम में क्रैमिंग बहुत लगती है, और बैकअप क्या है सर, नहीं निकला तो क्या करेंगे. तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हम आज के इस सेशन में डील करेंगे. और मैं आपको एक टॉपिक भी पढ़ाऊंगा कि यूपीएससी की डिमांड क्या है और क्या चाहिए प्रिपरेशन के लिए. एंड इफ यू आर ओके विद इट, अगर आपको लगता है आप वैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो दिस एग्जाम प्रिपरेशन इज डेफिनेटली फॉर यू. और अगर नहीं, तो ऑब्वियसली आई मेक यू अवेयर विद द चैलेंजेस कि यूपीएससी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं. और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे बस की नहीं है ये, तो ऑब्वियसली यू कैन ऑलवेज हैव एन ऑल्टरनेटिव चॉइस. तो आज के सेशन में यूपीएससी क्या है, क्यों आपको करना चाहिए, क्यों प्राइवेट जॉब से बेटर है, और क्यों नहीं भी करना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे. मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाऊंगा भी जो करंट अफेयर से ही रिलेटेड है, ताकि आपको पता चल जाए कि एक एस्पिरेंट से यूपीएससी डिमांड क्या कर रहा है, कि प्रेपरेशन आपको और किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. फाइनली एंड में जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, आई विल बी हैप्पी टू टेक. इज दिस सेशन प्लान क्लियर? इज दिस सेशन प्लान क्लियर? अच्छा देखो, चैट कॉलम में आप लोग एक्टिव रहेंगे, ताकि मुझे पढ़ाने में अच्छा लगे और आपको पढ़ने में, राइट? इज द सेशन प्लान क्लियर? चैट कॉलम, यस, नो? दिस द सेशन प्लान, राइट? यस. अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट आपको बस 10 सेकेंड लगेंगे. एक चैट कॉलम में अटेंडेंस का लिंक आ रहा है, क्लिक ऑन दैट लिंक, अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करिए ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाए. आई शुड नो कौन कौन सेशन लगा रहा है, राइट? सो आपको चैट कॉलम में एक लिंक आया है, और सी दिस सेशन इज फॉर यूपीएससी एंड
अगर आप उसी से रिलेट करेंगे तो स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन, दिस इज नॉट फॉर सीआरपीएफ एंड ऑल, राइट? तो उसके लिए है। हाँ, आपको जैसे स्टेट सर्विसेज होता है, आईपीएस होता है, यूपीएससी होता है, उसके अंदर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगेगा, राइट? सी, आपको जो अटेंडेंस फॉर्म आया है, प्लीज क्लिक ऑन दैट लिंक, वो जो फॉर्म का आ रहा है, और आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें, सो दैट आई गेट टू नो किस किसने सेशन लगाया, किसने नहीं, राइट? इट विल हार्डली टेक 10 seconds, प्लीज फिल दैट, देन वी आर स्टार्टिंग। जल्दी से। डन। ओके, ग्रेट। चैट में डन लिख दीजिएगा, आई गेट टू नो कि आपने भर दिया कि नहीं। यस। अरे ग्रेट। ठीक है, बाकी लोग भी प्लीज फिल दी अटेंडेंस, देन वी आर स्टार्टिंग। से इंडिया में तो कहावतें हैं कि खुद को डीसी समझ रहा है क्या, ज्यादा हीरो बनते हो, तो लेट्स सी उन सब का भी क्या रेलेवेंस है, क्या बैकग्राउंड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रेट, थैंक यू। नाउ अटेंशन ऑन द बोर्ड। अब देखो, सबसे बड़े क्वेश्चंस जो आपके मन में आते हैं वो यही है कि सर इतनी सारी एकेडमीज हैं, आपको सुने भी क्यों हम? भाई आप इस सेशन में 40-50 मिनट्स के लिए आ गए हैं, पर क्यों आपको क्यों सुनना है? कौन हो आप सर? हमने तो नहीं, हमने तो दिल्ली की एकेडमीज का नाम सुना है। तो देखो, सो मेनी एकेडमीज, वाई? अब दो तीन चीजें पहले समझेंगे, मैं इसका आंसर दूंगा, क्योंकि देखो, अगर आप एक सेशन के अंदर आए हैं अपने करियर से रिलेटेड, और आप अपने जो आपको गाइड कर रहा है, जो स्पीकर है, उसे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, तो बाकी सारी चीजें यूजफुल नहीं है। सो विल टॉक अबाउट दैट। देखिए, माय नेम इज नमन शर्मा। आई बिन टीचिंग टू सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स फॉर 12 years, 12 साल हो गए हैं। उन सब चीजों को मैं डिस्कस करूंगा। पर कुछ क्वेश्चंस आपके भी मन में आते हैं, जो जो दिल्ली की बड़ी एकेडमीज के आपने नाम सुने हैं, आई एम नॉट टेकिंग देयर नेम्स फॉर ऑब्वियस रीजंस, उधर आई यूज टू टीच, राइट? और क्यों, कैसे, वो सब भी बताएंगे। पर क्या सर, रिजल्ट्स आपके भी पेड हैं या जेन्युइन है? पेड रिजल्ट्स कैसे? क्या आपने भी मॉक इंटरव्यू किया और कह दिया हमारा टॉपर, तभी तो 1-200 सब रिजल्ट्स क्लेम करते हैं? आपने भी एक टेस्ट सीरीज दी, आपने भी उसे बस मेंटोरशिप दी, तो आप देखेंगे जितने बड़े बड़े एकेडमीज हैं उन सबके टॉपर सेम होते हैं। और यही क्वेश्चन होता है कि कैसे सेम है? भाई इंडिया में 1000 लोगों का पेपर निकलता है और 50,000 एकेडमीज हैं, सो हाउ इज दैट पॉसिबल? यू नो, पेड रिजल्ट्स। तो सर क्या आपके भी ऐसे हैं या कुछ और है? विल सी दैट। सी, उसके बाद बैच साइज, अगर आप दिल्ली पढ़ने जाते हैं या कहीं भी बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो सो कॉल्ड बिग इंस्टीट्यूट्स, आई ऑल्सो यूज टू टीच, 500 से 700 बच्चों का बैच होता है। तो क्या आपके भी यहाँ ऐसे ही? ऑनलाइन में तो 10-10 हजार बच्चों का बैच होता है, उन्हें अनम्यूट का ऑप्शन नहीं होता है। तो क्या आपके यहाँ भी ऐसा होगा? देन वहां पर क्या होता है कि आपको 12 महीने का कोर्स दे दिया या 15 महीने का कोर्स दे दिया, उसके बाद आपका एक्सेस खत्म। आपके रिकॉर्डिंग वॉच करने के भी 2 व्यूज होते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो क्या सर आपके यहाँ भी, मतलब प्रॉपर कॉमर्शियल अप्रोच होती है? तो सर आपको हम ट्रस्ट क्यों करें जब ऑलरेडी ये सारी एकेडमीज है, और आप भी तो यही करते हो कि कुछ अलग थोड़ी ना होगा। तो विल टॉक अबाउट दैट, पहले इसे ही एड्रेस करते हैं, फिर हम आएंगे यूपीएससी पे, सो दैट यू आर एबल टू ट्रस्ट मी। देखिए, मैंने आपको अपने बारे में बताया, माय नेम इज नमन शर्मा, टीचिंग टू सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स फॉर 12 years, ऑल द बिग academies, Delhi, I have taught there. I have taught in Assam, I have taught in Delhi, I have taught in majorly Delhi, then Rajasthan, and then for the past few years I have been teaching in Chandigarh. और उसका भी रीजन ये है कि my parents are from Chandigarh, that is why I came here, right? That is why. And 2020 I became brand ambassador for Haryana government, जो उनका हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का उड़ान इनिशिएटिव है, टू स्प्रेड सिविल सर्विसेज अवेयरनेस इन हरियाणा। तो आप अगर हरियाणा की गवर्नमेंट एजुकेशन मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाएंगे, तो वहां पर आपको मेरा वीडियोस भी दिख जाएंगे, मेरी प्रोफाइल भी दिख जाएगी। और मेरे से एक क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है कि सर, हमने सुना है क्रैमिंग करके एग्जाम निकलता है। तो वी विल टॉक अबाउट दैट कि क्या सच में क्रैमिंग करनी पड़ती है, क्या सच में ऐसे ही पेपर निकलता है? आई से कि ऐसे नहीं निकलता है, बट विल टॉक अबाउट दैट। और देखो, मैं न्यूज़पेपर्स में एड्स नहीं देता हूँ, एक तो बड़ी महंगी होती है, और दूसरी ये, आई थिंक वो न्यूज से ज्यादा आपकी फेक पब्लिसिटी वगैरह ज्यादा हो जाता है, क्योंकि अगर एक बंदा 2-3 लाख रुपए एक एड पे लगाएगा, तो उसमें वो तारीफें बिना बात के करेगा, जो कि फेक रिजल्ट्स को प्रमोट करती हैं। तो ये जितने भी आर्टिकल्स हैं, ये वो सेशंस हैं जो मैंने अलग अलग कॉलेजेस में लिए, अलग अलग जगहों पर लिए। और उसका रीजन ये है, फर्स्ट अटेम्प्ट आई वॉज इन माई इंटरव्यू, सेकेंड अटेम्प्ट आई गॉट सेलेक्टेड इन द रिजर्व लिस्ट, बट आई डिड नॉट ज्वाइन, क्योंकि मेरा वेटिंग लिस्ट के अंदर था। और वेटिंग लिस्ट के अंदर होते हैं तो आई वॉज थिंकिंग कि यार सेकंड अटेम्प्ट ही है, वेटिंग लिस्ट में क्यों, आईएएस ही करेंगे, रैंक 1 लेके आएंगे सीधा। और उसके बाद आई टुक अ ब्रेक, स्टार्टिंग टीचिंग, और वहां से अब तक 12 साल हो गए हैं पढ़ाते पढ़ाते। मल्टीपल एस्पिरेंट्स हैव
एक्चुअली लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स हैव क्वालिफाइड अंडर माय गाइडेंस, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट सर्विसेज हो। अब जहां अकेडमीज में मैंने पढ़ा है वो रैंक 1 और रैंक 2 भी क्लेम करते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ टेक्निकली। पर प्रॉब्लम ये है कि रैंक 1 और अब 700 बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, तो मुझे पता नहीं है कौन था वो। और ये भी गारंटी नहीं है कि वो था भी कि नहीं। हो सकता है टेस्ट सीरीज का हो, क्योंकि इतने बच्चों को आप पढ़ाते हो इंडिविजुअल, तो आपका कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं। तो इट यूज टू फील अ बिट रोबोटिक, एंड यू नो हाउ द रिजल्ट इंडस्ट्री वर्क। तो इसीलिए मैं उधर क्लेम नहीं करता हूँ। व्हाट आई क्लेम इज माय क्लासरूम स्टूडेंट्स, दैट इज रैंक 25, रैंक 121, राइट, रैंक 84। तो ये जितने भी हैं स्टेट सर्विसेज में, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 7, तो ये जितने भी हैं यूपीएससी के, ये हमारे क्लासरूम प्रोग्राम से हैं। दे आर नॉट पेड रिजल्ट्स और नॉट, दे आर द जेन्युइन रिजल्ट्स। कैसे? आई टेल यू। सी, आई हैव गिवन रैंक 25, आईएएस, आईएफएस, ये सारे उसके अंदर हैं। और ये क्यों जेन्युइन है मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। सी, जैसे मनु वर्मा, बाकी एकेडमीज जहां आपको टॉपर्स का सिर्फ नाम देंगी, रैंक देंगी, और कभी कभी आपको स्पीच देने के लिए उन्हें बुला लेंगी, क्योंकि हमारे क्लासरूम प्रोग्राम से हैं वो, कम्युनिटी की तरह हम उन्हें पढ़ाते हैं। तो मैं आपको इन सबकी स्टोरीज बता सकता हूँ, पहले दिन से लेके एंड तक, कि क्या क्या उन्होंने स्ट्रगल किया है। न्यूज़पेपर में तो यही छपता है ना कि यहाँ की लड़की ने टॉप किया, यहाँ के लड़के ने टॉप किया। जैसे मनु, तो देखो ये कि मिथ भी बस्ट करेगा, इनके फादर एएसआई हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। तो वो जो लोगों के मन में है कि आईएएस का बेटा ही आईएएस बनता है, बहुत अमीर परिवार के लोग ही बनते हैं, एक तो वो क्लियर कर लीजिए आप पढ़ेंगे पेपर निकल जाएगा, परिवार परिवार का कुछ लेना देना नहीं है। अभी डॉक्टर है, 2017 इसने मुझसे पढ़ाई करी, और आधी करी, दिसंबर में आई थी, तो 6 महीने में तो प्रिपरेशन होती नहीं है। अटेम्प्ट दिया, प्रीलिम्स नहीं हुआ, और उसके बाद जॉब पे चली गई, लेफ्ट प्रिपरेशन। लेकिन जॉब के अंदर आपको लगता है यार इतनी बड़ी पोस्ट है, पेपर तो देना है, चुपचाप अटेम्प्ट देती रही, पेपर हुआ नहीं। आधी तैयारी से कैसे हो जाएगा जब पूरी तैयारी से नहीं हुआ? तो व्हाट हैपेंड इज कि कुछ साल बाद ये अपने ब्रदर की एडमिशन कराने आई, एंड देन आई रियलाइज कि मैंने, आपका क्या हुआ? शी सेड कि सर मैं दे रही हूँ जॉब के साथ, पर हो नहीं रहा। तो देन आई सेड कि आप पूरी प्रिपरेशन तो करें अच्छे से, आधी तैयारी से थोड़ी ना होता है। अच्छा, जहां हमारा एकेडमी था वहीं सामने हॉस्पिटल था जहां ये पढ़ाती थी। इसने लगातार अपनी शिफ्ट के बाद पढ़ाई करी, और आप देखिए लास्ट टाइम शी क्रैक द एग्जाम। अब इस साल इसका भाई निकाल देगा। तो ट्रिक आप समझिए, ये हरियाणा से हैं, सिरसा से। तो वहां पर आप कभी जाएं, क्योंकि इनके गांव से पहला था जो आईएएस बना, वहां पर स्टैंड बना दिया गया है मनु वर्मा आईएएस। और आप ये देखिए, शी वॉज लाइक, ये सिर्फ इसीलिए डाले गए हैं सो दैट यू गेट दी ऑथेंटिसिटी विद द डेट्स एंड ऑल। तो आप देखिए, बल्कि इसका ये भी कहना है कि सर ये पेपर कुछ अलग ही है, इनके फादर एएसआई हैं। जैसे ही ये पेपर निकला है, जितने आईपीएस वगैरह हैं चंडीगढ़ पुलिस के, वो सारे मिलने गए इनके घर पे इन्हें फेलिसिटेट करने। दैट इज हर स्टोरी, राइट। सी, उसके बाद इफ यू टॉक अबाउट साहिल, साहिल की स्टोरी भी मैं बहुत बताता हूँ। ये जॉब छोड़ के आया था, जैसे आप अभी सेशन के अंदर बैठे, जैसे आप अभी सेशन में बैठे हैं, वैसे ये भी बैठा था कोविड वाले बैच में, जब मैंने पहली बार बाकी एकेडमी छोड़ के अपना स्टार्ट किया था। तो कोविड था, लॉकडाउन था, ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया, सुबह 5 बजे पढ़ाता था मैंने, इसने स्टार्टिंग में भी बताया, इसका वीडियो आया था। तो अब क्या हुआ, ये अमेरिकन एक्सप्रेस में काम कर रहा है, जो लोग कहते हैं प्राइवेट जॉब करनी है, ये वो अमेरिकन एक्सप्रेस में काम कर रहा था, आराम से 1 लाख अ मंथ के आसपास कमा रहा है। अब हुआ क्या कि ही इज लाइक कि सर अगर मैं 1 लाख कमा भी रहा हूँ, मेरी ही बिल्डिंग में कोई 10 लाख भी कमा रहा है, 1 करोड़ भी कमा रहा है, और कितनी बिल्डिंग्स है बैंगलोर में, ही वाज देयर। सो ही इज लाइक कि सर वेयर इज द मोटिवेशन टू सर्व द नेशन, या पूरे डिस्ट्रिक्ट में डीसी तो एक ही है ना, एसपी तो एक ही है। तो इसने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। अब सी, इसने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, उस बैच में 2 साहिल थे, मैं हमेशा बोलता हूँ। दूसरे वाला ज्यादा अकेडमिकली स्ट्रांग था, क्लास में ज्यादा एक्टिव था, तो मेरे को ज्यादा उसका ध्यान रहता था। तो मैं उसके आंसर्स चेक करता था और इसे डांट देता था। तो ही यूज्ड टू से कि सर आपने दूसरे का आंसर चेक किया और आपने ये कर दिया, वो कर दिया, जो भी जो बात होती थी। फर्स्ट अटेम्प्ट दोनों का प्रीलिम्स नहीं हुआ, उसने तैयारी छोड़ दी, ही कंटिन्यूड, रैंक 25। दैट इज हिज स्टोरी। मैं हमेशा कहता हूँ, इस एग्जाम में हमें एकेडमिक टॉपर्स नहीं चाहिए, हमें वो व्यक्ति चाहिए जो कंसिस्टेंट है बस। अब आप क्या करते हो मैटर करता है, जो इस एग्जाम में टिका है उसने पेपर 100% निकाला है। टिकना बहुत जरूरी है, पेशेंस बहुत जरूरी है। ऑल दो अकेडमिकली द अदर साहिल वॉज बेटर, अटेंटिव ऑल्सो, बैकग्राउंड भी स्ट्रांग है, सब कुछ है, लेकिन पेपर किसका निकला? जो रुका।
दिस इज द थिंग विद दैट। अच्छा, ये जो आपको आईपीएस दिखा है, ये एएसपी है अमृतसर। ये जो स्टार्टिंग में दिखा है, इसने क्या बोला, इसको सी इंजीनियर है। तो इसका क्या हुआ कि इन सबके जब पेपर नहीं हुए तो देखो सर कैसा रिजल्ट है 2020 में, सॉरी सर नहीं निकल पाया। ऐसा कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा। घर वाले कहते हैं कनाडा चले जाओ, आई सेड नो नो, एक और अटेम्प्ट दो। आई फॉट विद देम। आईपीएस पूरे गांव में मिठाई बिठाई। ये इसकी स्टोरी है। इंजीनियर, इकोनॉमी वीक है। बहुत आयरनी देखो, इकोनॉमी वीक है सर, मैं दोबारा क्लास बिल्कुल लगाओ क्लास, दोबारा लगाई। आईआरएस, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स दिल्ली, अभी गूगल कर लेना मिल जाएगा, अभी गूगल कर लेना मिल जाएगा। ये इसकी स्टोरी है, कैसे फेल हुए और कैसे पेपर निकाला। तो देखो, दिस इज द जेन्युइनिटी दैट आई प्रॉमिस। जो भी आपको टॉपर्स में यहाँ लिखता हूँ वो यहाँ बैठे हैं और यहाँ पढ़ाई करिए। इसीलिए जब भी वो कभी विजिट करते हैं वो खुद आते हैं, आई डोंट कॉल देम। आप हमारे यूट्यूब पे भी जाएंगे तो जिस दिन रिजल्ट है वो खुद आ जाते हैं उस दिन। बाकियों की तरह नहीं है कि कभी सेशन किया और वहां बुला लिया। आपको कंटिन्यूअसली गाइड करेंगे, एंड द बिगेस्ट थिंग, इन सब के रियल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स दे आर स्टडिंग विद अस। आपके किसी बैच में मिलेंगे। तो वो उससे ज्यादा जेन्युइनिटी में आपको नहीं प्रॉमिस कर सकता। तो दैट इज द थिंग। व्हेन यू आस्क कि सर व्हाई यू, दिस इज अबाउट मी, दिस इज माय प्रोफाइल, 12 years into this, myself into the waiting list, so many aspirants, so many सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स और उनके ब्रदर्स सिस्टर्स, एवरीबडी, आई नो एवरीथिंग जो इनकी स्टोरी है। सो आपको वो नहीं है कि टॉपर ये फेक है या नहीं, दैट इज हाउ इट इज, एंड दैट्स द आंसर टू व्हाई यू। अब वंस आई हैव आंसर दैट, अब यूपीएससी पे वापस आ जाते हैं। अब देखो, अगले 10-15 मिनट, एक्चुअली 15 मिनट्स, मैं आपको एक टॉपिक कराऊंगा। और जो मैं आपको टॉपिक कराऊंगा वो मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे क्लास में आपको एग्जैक्टली यूपीएससी में पढ़ाते हैं, बस डिक्टेशन आपको नहीं दूंगा। क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज अ डेमो क्लास, मैं नहीं चाहता हूं आप डर जाएं। लेकिन देखो, मैं यहाँ खड़े होके बोलूं यूपीएससी की प्रिपरेशन बड़ी अच्छी है, आपको बड़ी नॉलेज आएगी, वो देखो ऊपर ऊपर की बातें हैं। मैं कोई सेल्समैन नहीं हूं, आपको वो नाप तोल की तरह नहीं है कि 2 सेकंड रह गए एडमिशन करो 2 सेकंड। तो इसी, मैं आपको एक रियलिटी चेक देना चाहता हूँ कि यूपीएससी में कोई भी टॉपिक आपको कैसे पढ़ना है और यूपीएससी एग्जाम की डिमांड क्या है। क्योंकि उसके बाद मैं आपको बेटर बता पाऊंगा कि यूपीएससी के क्या क्या प्रोज हैं, क्या क्या चैलेंजेस आपको मिलते हैं, राइट। लेट्स स्टार्ट विद दैट। लाइक, ओके लेट्स स्टार्ट। सी, मैं इंडिविजुअल डाउट्स एंड में लूंगा, मैंने आपके डाउट्स देख लिए। मैं इंडिविजुअल डाउट्स एंड में लूंगा कि प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे हैंडल करना है, वो सब बताएंगे। अब देखिए, रिसेंटली आपने न्यूज में देखा है, ये जो राज ठाकरे एंड ऑल हैं, इन्होंने बोला कि मराठी को लेके, इन्होंने मराठी भाषा को लेके कुछ बात करी, और जो लोग मराठी नहीं बोल रहे उन्हें पीट रहे हैं जा जाके। तो आजकल लैंग्वेज पे बड़ा इशू चल रहा है, पर ये हो क्यों रहा है? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद लैंग्वेज एंड ऑल दैट स्टफ, कि मराठी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, राइट। और उसके साथ साथ अगर थोड़ा सा आपको नॉलेज है, आज इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और बहुत सारी और स्टेट्स बनाने की डिमांड चल रही है। एक्चुअली अगर आप देखें, 14 और स्टेट्स बनाने की तो नोटिफिकेशन जा चुकी है प्रेसिडेंट के पास, रिक्वेस्ट जा चुकी है। तो ऐसा क्यों है कि इतनी स्टेट्स बनने की कोशिश हो रही है? ऐसा क्यों है कि ये मराठी मुरुठी ये ऐसे लड़ाइयां होती रह रही हैं लैंग्वेज के बेसिस पे? इन सब की चीज आपको समझनी है, तो लेट्स अंडरस्टैंड। एक टॉपिक छोटा सा, बोर्ड पे ध्यान देंगे, मैंने बोला है 10 मिनट के लिए ध्यान दीजिए, आपको यूपीएससी का सब पता चल जाएगा। यूपीएससी के सिलेबस में एक टॉपिक है पॉलिटी। पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से डील करता है, और कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पार्ट है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। डोंट वरी, आई विल मेक इट इजी, समझेंगे। इस पार्ट के अंदर आपको इंडिया का जो भी लैंड है उसका रीऑर्गेनाइजेशन सबके बारे में बताया गया है, कि एक स्टेट कैसे बनती है, यूटी कैसे बनती है, नाम कैसे उसका चेंज होता है, अगर चंडीगढ़ हरियाणा को देना है तो क्या होगा, पंजाब को देना है तो क्या होगा, एवरीथिंग। एक नई स्टेट तेलंगाना कैसे बनी, छत्तीसगढ़ कैसे बना, वो सारी चीजें इसमें डील होती है। अब बिफोर वी स्टार्ट विद स्टोरी, जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊं, थोड़ा सा एक ये बैकग्राउंड आपको समझ लेना चाहिए। इंडिया में जो लेटेस्ट सेंसस हुआ है वो है 2011 का। अब कह रहे हैं अगले साल 2026-27 का सेंसस होगा, पर 2011 का तो वही ऑथेंटिक डेटा है। उस डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में अराउंड 20,000 लैंग्वेजेस हैं। तो 19,500 लैंग्वेजेस हैं, जिसे अगर हम अलग अलग ग्रुप्स में डाल दें, कि मतलब सिमिलर भाषाओं के बेसिस में, तो भी 121 भाषाएं बनती हैं। तो 121 लैंग्वेजेस, 11 क्लासिकल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया की हिंदी है, और इंग्लिश चल रही है जब तक बाकी स्टेट्स हिंदी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और कुछ शेड्यूल लैंग्वेजेस भी हैं 22, जिसमें आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। कहने का मतलब है, इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। वैसे तो 20,000 के आसपास हैं,
पर हम उन्हें सम अप करके 121 तक में डाल सकते हैं। वैसा ये ऑफिशियल डेटा है गवर्नमेंट का। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, बोर्ड पे ध्यान देंगे। देखो, जब ब्रिटेन इंडिया को छोड़ के गया, जब ब्रिटेन इंडिया को छोड़ के गया, तो इंडिया का जो टोटल लैंड था उसकी एक चार तरीके से क्लासिफिकेशन थी। आधे लैंड को ब्रिटिश प्रोविंसेस कहते थे, जहां ब्रिटेन डायरेक्टली खुद रूल करता था। आधे जहां राजाएं रूल करते थे, दैट इज प्रिंसली स्टेट्स। फिर कुछ सिक्योरिटी के लिए चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस वगैरह, ऐसा कुछ था। लेकिन 1956 में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया कि इंडिया में ये टर्मिनोलॉजी नहीं चलेगी, क्योंकि ये तो ब्रिटेन वाला सिस्टम दिखाता है। हमने कहा इंडिया में दो ही तरीके की लैंड की क्लासिफिकेशन होगी, या तो स्टेट्स या तो यूटीज। ये हमने किया। तो बेसिकली हुआ क्या, जब हमें आजादी मिली हमने कहा कि इंडिया का लैंड ब्लैंक है, खाली, ये छोड़ो, भूल जाओ। और हमें इंडिया में स्टेट्स बनानी है, हमें इंडिया में स्टेट्स बनानी है। पर क्वेश्चन ये था कि क्या क्राइटेरिया यूज किया जाए इंडिया में स्टेट्स बनाने के लिए। सी, आप समझ रहे हैं बैकग्राउंड क्या है। जब ब्रिटेन इंडिया को छोड़ के गया, तो ब्रिटेन ने पूरे इंडिया को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया होता, किसी को प्रोविंस कह रहा है, किसी को प्रिंसली स्टेट कह रहा है। हमने कहा हम ये सब नहीं रखेंगे, ये तो गुलामी की निशानी है। इंडिया पूरा ब्लैंक है, लेट्स से एक खाली पूरा लैंड है। अब हमें इसके अंदर कुछ स्टेट्स बनानी थी। अब हमें ढूंढना था कोई क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे हम ये स्टेट्स बना पाए। तो कोई क्या, मेरे को चैट कॉलम में कैन दे टेल मी और सजेस्ट मी कि अगर आप 1947 में होते और आपको पूरा इंडिया ब्लैंक मिलता और आपको स्टेट्स बनाने को कहा जाता, तो आप कौन सा क्राइटेरिया यूज करके इंडिया में स्टेट्स बनाते? एनीवन? उत्कर्ष, आई हैव सीन द डाउट, इन द एंड आई विल लेट यू नो। Okay, somebody is saying language. Okay, two people are saying, three people are saying language. कि स्टेट्स हमें लैंग्वेज के बेसिस पे बनानी है। पर आप ध्यान से देखें ना, आइडियोलॉजी, लैंग्वेज, देखो, कल्चर, ओके, देखो, अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पे बनाते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया ना 19,500 भाषाएं हैं। चलो सिमिलर भाषा साथ भी डाल दें, 121 भाषाएं हैं। तो क्या इंडिया में 121 स्टेट्स बनाए हैं? देखो लॉजिकली समझिए, हमारा वो बैल्कन कंट्रीज जैसा हाल हो जाएगा, सर्बिया, मोंटेनिग्रो, कोसोवो, इन सब की तरह हाल हो जाएगा, छोटे छोटे देश बन जाएंगे। तो हमने भी सोचा लैंग्वेज के बेसिस पे बना देते हैं, जो उस टाइम पे गवर्नमेंट में थे। पर अगर आप लैंग्वेज के बेसिस पे जाएं तो इंडिया के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, कहाँ बचेगा कुछ। फिर हमने सोचा नहीं, रिलीजन पे बना देते हैं। पर रिलीजन में भी 80% हिंदू हैं, तो वो बैलेंस नहीं बनेगा। फिर कुछ लोगों ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव जोग्राफिकल एरियाज, पर जोग्राफिकल एरियाज की अलग प्रॉब्लम है। सी, इंडिया में ये कोस्टल एरियाज हैं, ये प्लेन्स हैं, ये माउंटेन्स हैं, प्लेट्यू रीजन है। तो ऐसा भी नहीं है कि इंडिया में एक जैसा वेदर रहता है या क्लाइमेट रहता है, हमारे यहाँ बहुत सारी वेरिएशंस है, सब कॉन्टिनेंटल साइज है। तो ज्योग्राफी भी इतना कुछ ठीक ठाक नहीं बैठ रहा, राइट। एंड सिमिलरली यू अंडरस्टैंड, कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि हम पॉपुलेशन के बेसिस पे कर सकते हैं, एरिया के बेसिस पे कर सकते हैं, और ज्योग्राफी भी उसमें ऐड कर सकते हैं। देखो, पॉलिटी क्या होती है, आपको लोगों को मैनेज करना है। गवर्नेंस क्या होती है, आपको लोगों को, तो लोगों के बेसिस पे, एरिया के बेसिस पे हम कुछ मैनेज कर सकते हैं। पर इसके लिए सर्वे लगेगा, आपको सर्वे करना पड़ेगा, कितने लोग हैं, कहाँ हैं, कैसे रहते हैं। लेकिन एक बात तो तय थी, हम लैंग्वेज और रिलीजन पे नहीं बना सकते थे। रिलीजन पे बनाते तो जैसे पाकिस्तान बना है, इंडिया में और दंगे शुरू हो जाते। लैंग्वेज पे पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि 121 भाषाएं हमारे यहाँ हैं, आप कैसे बना दोगे? और 121 तो मैं वैसे बोल रहा हूँ, वैसे तो 20,000 के आसपास है, चाहे दो लोग बोल रहे हैं 121 हो जाती है। या एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी हम सोच रहे हैं, पर वो हो नहीं सकता। तो अब देखिए स्टोरी चली कैसे, बोर्ड पे ध्यान देंगे। वेट, अब देखिए होता क्या है, जस्ट पे अटेंशन, स्टोरी कैसे चलती है। सी, उस टाइम में जो हैदराबाद था, उसे हमने मद्रास के साथ मर्ज कर दिया था। वो प्रिंसली स्टेट था, मद्रास के साथ मर्ज कर दिया था। तो उस पूरे एरिया में तमिल स्पीकिंग लोग ज्यादा थे, और वो लोग तेलुगु स्पीकिंग लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेट किया करते थे। लाइक हमने पूरे इंडिया के अंदर जो ये साउथ वाला एरिया था, ये मद्रास में ऐड कर रखा था। तो ये जो आज आंध्रा वाला रीजन है, यहाँ पे तेलुगु स्पीकिंग लोग रहते हैं, इनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो इन्होंने गवर्नमेंट के सामने डिमांड रखनी स्टार्ट करी कि भाई इंडिया में आप लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बना दो, और पहले आप तेलुगु स्पीकिंग के लिए आंध्र प्रदेश अलग बनाओ।
पर अभी हमारी गवर्नमेंट सोच रही थी और उन्हें लगा कि यार अगर लैंग्वेज के बेसिस पे बना दिया तो इंडिया के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, कैसे करेंगे। पर फिर भी क्योंकि डिमांड्स आ रही थी, हमने एक कमेटी बनाई कि भाई आप चेक करके बताओ। जून 1948 में, सी ध्यान से समझेगा, आपको यूपीएससी का A to Z एंड में समझ आ जाएगा। जून 19, सर आई एम नॉट टॉकिंग रिलीजन, वी कैन डू, हाँ कल्चरल प्रैक्टिस, कल्चर इज इंटरलिंक्ड विद रिलीजन ना, दैट इज आई। तो वो 80% लोगों का कल्चर ऑलमोस्ट सेम आ रहा था, तो आपको सर्वे करना था। तो जून 1948 के अंदर वी क्रिएटेड अ कमेटी नोन एज लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी। ध्यान से समझिए, LPC, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, और इसको हेड कर रहे थे, इसके चेयरमैन थे SK धर। और आप देखिए, कमेटी के नाम में ये था कि लैंग्वेज के बेसिस पे इंडिया में प्रोविंसेस बनने चाहिए। पर जब इन्होंने, सर देखो, जिस भी इंसान में थोड़ा सा भी दिमाग है वो इंडिया में लैंग्वेज के बेस पे स्टेट नहीं बनाएगा। वाई? एक देखो, आप कहते हो कि डेमोक्रेसी है, हर बंदा हमारे लिए भगवान है, तो अगर दो लोग भी एक भाषा बोलते हैं तो उसको भी आपको एक स्टेट देनी पड़ेगी। अगर वो डिमांड मांगेगा तो 121 स्टेट्स हम नहीं बना सकते, 20,000 तो छोड़ ही दो। तो इसने पूरी कोशिश करी कि बना दें, गवर्नमेंट ने पूरा प्रेशर भी क्रिएट किया, बट इट रिजेक्टेड लैंग्वेज एज क्राइटेरिया। जबकि आप देखिए, इसका नाम ही यही है कि लैंग्वेज पे बनाना है, इसने कहा कि नहीं नहीं, और किसी चीज पे बना देंगे, लैंग्वेज नहीं। और इसने क्राइटेरिया क्या दिया, अगर क्राइटेरिया यूज करना है तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी यूज करो। सी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी मतलब एरिया, ज्योग्राफी, पॉपुलेशन, उसके लिए सर्वे लगेगा, लैंग्वेज तो नहीं। अच्छा, जैसे ही इसने रिपोर्ट दी, आपको पता है इंडिया के अंदर लोग बहुत भावुक हैं, और जैसे ही रिपोर्ट आई तो जो तेलुगु स्पीकिंग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने और प्रोटेस्ट बढ़ा दिया कि ऐसे कैसे हो गया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया ना। कांग्रेस की सरकार पावर में थी, तो पॉलिटिक्स देखते हुए उन्होंने दिसंबर 1948 में एक और कमेटी बना दी, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी, बाय कांग्रेस। ये कांग्रेस ने बनाई, और वही पावर में है तो चल जाएगा। अच्छा, इसको JVP कमेटी भी कहा गया क्योंकि इसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया साउथ से है, पट्टाभी सीतारमैया। और आप देखिए, इन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम देखते हैं क्या है। और इन्होंने भी जब डेटा चेक किया, इन्होंने भी बोला कि नहीं यार, लैंग्वेज पे तो नहीं बना सकते। सो दे ऑल्सो रिजेक्टेड लैंग्वेज एज क्राइटेरिया। देखो मैंने क्या बोला, आप लैंग्वेज पे इंडिया में बना ही नहीं सकते हो भाई। लेकिन अब हम सर्वे करने लग गए एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए। अब होता क्या है, सिचुएशन थोड़ी सी टेंस हुई। टेंस कैसे? 1953। सी सिचुएशन टेंस कैसे हुई? सी, पी श्री रामलू, जो कि तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए लड़ रहे थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, एंड ही डाइड ऑन 56th डे ऑफ हंगर स्ट्राइक। सी वो हंगर स्ट्राइक पे चले गए कि अगर आपने नहीं बनाया आंध्र प्रदेश तो मैं मर जाऊंगा लैंग्वेज के बेसिस पे। और गवर्नमेंट ने कहा हम लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बनाएंगे, देख लो। और ये एक्चुअल में मर गए, और साउथ में दंगे स्टार्ट हो गए कि आपने हमारा लीडर मार दिया ये। और गवर्नमेंट बैकफुट पे थी, और गवर्नमेंट ने इन लोगों को खुश करने के लिए इंडिया की पहली स्टेट बना दी आंध्र प्रदेश, 1 अक्टूबर 1953, ऑन लैंग्वेज बेसिस। तो आप देखिए, हम कभी भी लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बन, अच्छा ये क्वेश्चन आता है कि इंडिया की पहली स्टेट कौन सी थी। तो आप देखिए, हमारी पहली स्टेट आजाद भारत की थी आंध्र प्रदेश, जो कि लैंग्वेज के बेसिस पे बनी तेलुगु स्पीकिंग के लिए, पर जबरदस्ती। Nobody wanted to create a state on the basis of language because we cannot justify that criteria. लेकिन हमें मजबूरी में बनाना पड़ा। और एक बार लैंग्वेज से बनी तो बाकी एरिया भी स्टार्ट हो गए कि हमें भी लैंग्वेज पे बनाओ। तो हमने दिसंबर 1953 में एक और कमेटी बनाई, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ध्यान से देखिए, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, इसके हेड थे फैजल अली। और इन्होंने लैंग्वेज के बेसिस पे इंडिया में स्टेट्स बना दी, और हम इन्होंने 14 स्टेट्स और 6 यूटीज बनाई। ये 1956 में हुआ। जैसे बॉम्बे के अंदर आज का महाराष्ट्र और गुजरात था, पंजाब बनाया गया जिसमें हिमाचल प्रदेश और हरियाणा रखा।
तो इन्होंने 14 स्टेट्स तो बनाई, पर इन्होंने कहा हम वन लैंग्वेज वन स्टेट प्रिंसिपल को डिनाई कर रहे हैं, कि ऐसा नहीं है कि हर लैंग्वेज को एक स्टेट मिलेगी, पर हाँ हमने लैंग्वेज के बेसिस पे बना दिया। इन्होंने कहा आगे जाके हम एडमिनिस्ट्रेशन ही देखेंगे। तो अगर आप ये पूरी स्टोरी देखें, इंडिया ने जबरदस्ती एक ऐसा प्रिंसिपल यूज किया जो हम जस्टिफाई नहीं कर सकते थे। आपने 14 लैंग्वेजेस के बेसिस पे 14 स्टेट्स तो बना दी, पर उन स्टेट्स का क्या, उन एरियाज का क्या जहां कोई दूसरी भाषा बोलता है लेकिन उनको स्टेट डिनाई हुई? जैसे हिंदी स्पीकिंग हरियाणा को क्या लग रहा है, जो आज हरियाणा है, हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन को पंजाब में क्या लग रहा है कि पंजाबी स्पीकिंग को पंजाब क्यों देना है, हिंदी स्पीकिंग को हरियाणा या हिमाचल क्यों नहीं? तो स्टेट्स अलग हुई। बॉम्बे में गुजराती स्पीकिंग लोगों को लग रहा है कि गुजरात अलग क्यों नहीं होना चाहिए, और मराठी स्पीकिंग महाराष्ट्र अलग क्यों ना होना चाहिए, वो भी अलग हुआ। 14 स्टेट से हम चले थे, आज हम 28 स्टेट्स पे पहुंच गए हैं, और ये डिमांड खत्म नहीं होगी। वाई? आप देखिए बोडोलैंड, वो बोडो भाषा बोलते हैं, और वो क्या कह रहे हैं, अगर पंजाबी स्पीकिंग को पंजाब मिल सकता है, हिंदी स्पीकिंग हरियाणवी स्पीकिंग को हरियाणा मिल सकता है, गुजराती स्पीकिंग को गुजरात मिल सकता है, तमिल स्पीकिंग को तमिलनाडु मिल सकता है, तेलुगु स्पीकिंग को आंध्रा मिल सकता है, तो बोडो स्पीकिंग को बोडोलैंड क्यों नहीं मिल सकता? जस्ट बिकॉज हम लोग कम हैं। आप कैसे मना कर दोगे, आप बताओ? तो ये जो आप इतनी सारी स्टेट्स की डिमांड्स देख रहे हो, इसका यही तो प्रॉब्लम है। आपने एक ऐसा क्राइटेरिया पिक कर लिया, या तो आप 121 स्टेट्स बनाओ, वरना आप क्या कह के डिनाई करोगे? इसका तो यही मतलब है कि आपके लिए पंजाबी स्पीकिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया देन बोडो स्पीकिंग। तो देखो, वैसे भी आप मजबूरी में कोई भी काम करोगे ना, आप कभी भी लाइफ में आगे नहीं जा सकते, आपको ये भी ध्यान रखना है। मजबूरी में किया हुआ काम कभी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो इंडिया यूज्ड अ प्रिंसिपल विच वी कुड नेवर जस्टिफाई, एंड दैट इज व्हाई लैंग्वेज के बेसिस पे इतनी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, एक और चीज आपको समझना होगा, सोशियोलॉजी में एक बड़े अच्छे थिंकर हैं रजनी कोठारी। वो कहते हैं कि जो लोग कास्ट, रिलीजन और रीजन पे पॉलिटिक्स करते हैं ना, वो लोग बहुत घटिया हैं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो अलाउड नहीं है। कोई नहीं कहता दूसरी कास्ट से लड़ो, कोई नहीं कहता है दूसरे रीजन से लड़ो। जैसे पंजाब हरियाणा लड़ते रहते हैं कि पंजाब कहता है हम हरियाणा को पानी नहीं देंगे क्योंकि पानी हमारे यहां से निकलता है। अगर चाइना ने सुन लिया पंजाब डूब जाएगा, हाँ, डूब तो नहीं जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा। वाई? क्योंकि वो सारी रिवर तिब्बत से निकलती हैं, चाइना से निकलती हैं। तो हमारे यहाँ क्या ट्रिक है कि हम इसको क्या दे दें? सी, दो दो स्टेट्स, कर्नाटका तमिलनाडु इज फाइटिंग ऑन कावेरी वाटर। जी, आप एक देश का है, वैसे आप नेशनलिज्म की बात करते हो, आपसे पानी नहीं शेयर हो रहा, कैपिटल्स नहीं शेयर हो रही। अच्छा, दूर क्यों जाना है? वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा वाज फाइटिंग फॉर रसगुल्ला। सी, इंडिया में जीआई टैग आता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो वो जिस रीजन को मिल जाए उसका प्रोडक्ट फेमस हो जाता है। तो भाई बंगाल और जगन्नाथपुरी, दैट इज उड़ीसा, वहां पे लड़ाइयां हो गई कि भाई रसगुल्ला किसको जाएगा, इज इट ऑफ बंगाल, इज इट ऑफ उड़ीसा? कमाल देखिए, बंगाल जीता पहले रसगुल्ला रसोगुल्ला के लिए। और जब बंगाल जीता, तो उन्होंने क्या किया, वर्ल्ड में डायबिटिक्स डे सेलिब्रेट करता है यूएन, ताकि डायबिटीज के लिए अवेयरनेस स्प्रेड करें। इन कार्टूनों ने उसी दिन को वर्ल्ड रसगुल्ला डे सेलिब्रेट किया है। सी, कैन यू इमेजिन, इंडिया इज सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड रसगुल्ला डे ऑन द सेम डे वर्ल्ड इज सेलिब्रेटिंग डायबिटीज डे, क्योंकि हम जीत गए। सी, दुनिया चांद पे पहुंच रही है, आप किस चीज पे लड़ रहे हो? अच्छा, एक और मूवमेंट आई, क्योंकि और देखो, वो सोशियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, आप ऐसे पॉलिटिशियंस की एक बात मानोगे ना, ये हमेशा वही पॉलिटिक्स करेंगे, इन्हें और कुछ नहीं आता। जैसे, सी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत सारी ऐसी पार्टीज आई, जैसे आप देखिए, ये जो ठाकरे एंड फैमिली है और इनकी जो पार्टीज हैं, पहले हिंदुइज्म पे करते थे, जो भी था अलग स्टोरी, आई एम नॉट गोइंग इनटू पॉलिटिक्स, बट इन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया था सन्स ऑफ सॉइल, कि महाराष्ट्र के अंदर जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट आता है उसका पहला हक मराठीज को मिलना चाहिए, या सिर्फ हक मराठीज को मिलना चाहिए, कि मराठा फॉर मराठीज, ऐसा कुछ, राइट? ऐसा स्टार्ट किया। और ये क्यों स्टार्ट हुआ था? क्योंकि साउथ से ज्यादा पढ़े लिखे लोग महाराष्ट्र चले जाते थे, और जाने के बाद इनकी जॉब्स ले जाते थे, तो इन्होंने बोला नहीं नहीं, हमें रिजर्वेशन दो, ये अच्छा, ये सीएम बन गए, इलेक्शन जीत गए। फिर इन्हें लगा ये तो बहुत बढ़िया है। आज की डेट में क्या स्टार्ट करते हैं, ये बिहार से कम पढ़े लिखे लोग महाराष्ट्र आके यहाँ को खराब कर रहे हैं, इन्हें नहीं आना चाहिए। पहले ज्यादा पढ़े लिखे से दिक्कत थी, कम पढ़े लिखे से दिक्कत है।
एक्चुअली दिक्कत किसी से नहीं है, पॉलिटिक्स ही ये आती है। तो आज जो आपको वो दिख रहा है कि मराठी नहीं बोलोगे तो मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इनको पॉलिटिक्स ही आती है, और ये जीते हुए हैं, लोगों ने वोट किया इस बेसिस पे। तो आधा ब्लेम जनता को भी आता है। हमारी देखो स्टेट की तो गलती है ही, उसने वो वाला क्राइटेरिया यूज किया जो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन लोग भी तो देखो, आप ऐसे पॉलिटिशियंस को अगर वोट करोगे जो ऐसी चीजें प्रोपोगेट कर रहे हैं, चाहे धर्म हो चाहे कास्ट हो, वो तो वही पॉलिटिक्स। डोंट एक्सपेक्ट स्कूल्स फ्रॉम देम नाउ। नाउ इफ यू पे अटेंशन है, तो आज डिस्प्यूट्स क्यों हैं आप देखिए, बिकॉज इंडिया क्रिएटेड स्टेट्स ऑन अ क्राइटेरिया विच यू कैन नॉट जस्टिफाई, एंड पीपल हु प्ले पॉलिटिक्स ऑन दिस बेसिस दे यूज इट एज अ पॉलिटिकल टूल, आपको भड़काने के लिए यूज करेंगे। अल्टीमेट क्राइटेरिया क्या होना चाहिए आज स्टेट बनाने का? आप सबको कन्विंस करें। आप ये देखें कि पैसे तो नहीं ज्यादा लग जाएंगे। देखो जब एक नई स्टेट बनती है, उसमें बिल्डिंग्स बनती है, घर बनते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के खर्चा बहुत हो जाता है। अच्छा, उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, कि क्या काम उससे आसान होगा कि नहीं। जैसे आप देखिए, आंध्र प्रदेश ने काम 3 कैपिटल बनाएंगे। यू शुड नो आंध्र प्रदेश की हालत खराब चल रही है, क्योंकि वो 3 कैपिटल बनाने में जो खर्चा लग रहा है, उसे वो लॉ एंड ऑर्डर और बाकी जगह स्प्रेड करना था, पर वो कर ही नहीं पा रहा। हिमाचल प्रदेश से आप कह रहे हो स्टेट बना देंगे, इलेक्शन जीतने के लिए इन पॉलिटिशियंस ने बोला कि जब हम, कांग्रेस ने बोला अगर हम पावर में आ गए तो हम इतने पैसे दे देंगे, हिमाचल के रिसेंट इलेक्शंस में। और लोगों ने वोट कर दिया, इन्होंने वो बेनिफिट्स दे दिए फ्री भी। बैंक करप्ट हो गया हिमाचल। 2 महीने के लिए सीएम और एमपी एमएलए को सैलरी नहीं लेनी पड़ी, तब जाके पैसे आए हैं इनके पास। तो अगर आप पॉलिटिशियन से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो थोड़ा ढंग का डिसीजन लेंगे, भूल जाओ। लेकिन आप लोगों को एक क्लियर होना चाहिए कि व्हेन पीपल आर आस्किंग, ये कोई मराठी, ये कोई हिंदी, ये कोई पंजाबी बचाने नहीं घूम रहे हैं वर्ल्ड में। इतना ही होता तो इन्हें कब की शर्म आ जाती। इंडिया इज द लैंड ऑफ 20,000 लैंग्वेजेस, येट हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज आज कौन सी चलती है? इंग्लिश। हिंदी इज दी ऑफिशियल लैंग्वेज, पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है जब तक लोग सारे हिंदी में ट्रांजिशन नहीं करते, इंग्लिश चला लो। और वो कभी होगा नहीं। ईगो पे आ जाती है कि हम हिंदी क्यों बोले, ये क्यों बोले, वो क्यों बोले। तो यूएन के अंदर हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं कि इंडिया वर्ल्ड विश्व गुरु, ये वो। स्पेन जैसा डूबा हुआ देश स्पेनिश यूज कर रहा है, और हम जो विश्व गुरु, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बने फिर रहे हैं, हमें इंग्लिश बोलनी है। So this you should realize, and this is how the preparation should work. This is how the president should work. इसका यूपीएससी प्रिपरेशन शुड वर्क। आपको हर टॉपिक का बैकग्राउंड, डिस्प्यूट्स क्यों हो रहे हैं, उसका कनेक्शन इसके साथ, क्या कहते हैं, करंट अफेयर्स के साथ, तो ही आप उस टॉपिक को अच्छे से लेट्स से न्यूज आई है, अज्यूम करिए न्यूज आती है ये वाली, सॉरी ये वाली। तो आपको पता होना चाहिए बैकग्राउंड क्या है, किस तरीके का। कॉमन मैन सिर्फ ये देख रहा है, अच्छा यार उसे पीट दिया, ये हो गया। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम, हाउ डज इट हैपन। अच्छा, एक और चीज यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए जो मैं आपको बताऊं, ये देखिए। देखो, आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर ऑल द पीपल। एक तो एक चीज मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं जब वो पढ़ने आते हैं, इंडिया का कल्चर क्या था, गुरुकुल सिस्टम। जब आप कभी पढ़ने जाते थे गुरुकुल में, तो आपका सर मुंडवा दिया जाता था, गंजा कर दिया जाता था आपको, और भिक्षा मंगवाई जाती थी, खाना खाना है तो रात को। ब्रिटेन आया, उसने बोला क्या बेकार सा सिस्टम है, भीख मंगवाते हो बच्चों से। उसने उन सबको डिग्रेड कर दिया। पर लॉजिक था, आप देखिए, जब आप पढ़ाई करते हो ना, इसमें एरोगेंस की जगह नहीं है। अगर आप अपनी ईगो लेके साथ चल रहे हो ना, मैं वो, आप कभी भी देश नहीं अच्छे से चला पाओगे। तो जब भी मैं ये चीजें बोल रहा हूं, आप में से अभी, क्योंकि आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे, आप में से बहुत सारे लोगों के मन में क्या आता होगा, अरे बीजेपी का होगा, अरे कांग्रेस का होगा, अरे खुद शर्मा होगा, खुद ब्राह्मण होगा। प्लीज ये चीजें साइड में रखें। ब्यूरोक्रेसी इज रूल ऑफ ऑफिसर्स, नॉट ऑफिसर्स। ऑफिस की, डीसी की वैल्यू है, डीसी कौन है उसकी वैल्यू नहीं है। ब्यूरोक्रेसी की फुल फॉर्म ही ये है, राइट? तो इसीलिए ईगो साइड रख के जस्ट अंडरस्टैंड, आई हैव फुल रिस्पेक्ट फॉर पी श्री रामुलू, ही फॉट एंड ही गॉट दैट। पर मैं आपको हिस्ट्री से एक लेसन दे देता हूं, मर के कभी भी कुछ हासिल नहीं होता। जो सब है वो इसी लाइफ में है, इन चक्रों में मत पड़ना। सी, इंडिया के अंदर एक बहुत अच्छी फिलॉसफी आई थी, अभी मोदी जी ने प्रोपोगेट किया, लोकायत। वो पता है क्या बोलती थी? वो ये बोलती थी कि देर इज नो लाइफ बिफोर दिस बर्थ, देर इज नो लाइफ आफ्टर दिस बर्थ, ये ही है लाइफ। वो एक लौती फिलॉसफी है ना, जो जो गॉड में मानती है, परमात्मा में मानती है, किसी में नहीं मानती वो।
ना रीबर्थ में। वो क्या बोलती है कि ये सारे बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म मिलके आपको बेवकूफ बना रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं, यही लाइफ है। इस चक्कर में इस जिंदगी में गरीब मत रह जाना, या लाइफ को एंजॉय करना मत छोड़ देना कि अगले जन्म में कुछ अच्छा होगा। यही लाइफ है। उसकी टैगलाइन थी, टेक लोन ड्रिंक घी। घी वॉज द लग्जूरियस आइटम एट दैट टाइम। ऋषि चारवक ने दी थी आइडियोलॉजी, आप पढ़ लेना गूगल करके, ये लो, प्रीलिम्स में पूछा गया। तो आप देखिए, मर के कुछ भी हासिल नहीं होता। और ये जो नोट्स है ना, यूपीएससी में नोट्स की क्यों वैल्यू आपको समझना है। ये जो नोट्स हैं, ये नोट्स गांधी जी के थे। गांधी जी ने फास्ट अनटू डेथ वाले प्रिंसिपल को स्टार्ट किया था। तो गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे, तो वो जब प्रोटेस्ट करते थे और उनकी डिमांड नहीं मानी जाती थी, तो उन्होंने कहा यार मैं वायलेंस तो कर नहीं सकता। तो वो कहते थे मैं खुद मर जाऊंगा। वो छोटे बच्चे नहीं करते कि खाना दे दो, खाना नहीं खाऊंगा वरना मर जाऊंगा। तो गांधी जी कहते थे कि आप ये डिमांड मान लो वरना मैं खुद मर जाऊंगा। और लोग उनकी डिमांड मान लेते थे। उन्हें लगता था यार छोटी सी चीज के लिए मर जाएगा। तो गांधी जी को लगा बहुत बढ़िया है। गांधी जी इंडिया में आए, अहमदाबाद स्ट्राइक करी उन्होंने 1980, 1916। और उसके अंदर क्या हुआ कि बोनस देने से मना कर गए बिजनेसमैन। तो गांधी जी फास्ट एंड टू डेथ पे बैठ गए कि मर जाऊंगा, दे दो बोनस। उन्होंने कहा यार ये क्या है, छोटी सी चीज पे मर जाएगा, लोग हमें नहीं छोड़ेंगे, दे दिया। 1932 सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, अंबेडकर जी मांग रहे थे। गांधी जी ने बोला नहीं नहीं, रिजर्वेशन करो। अंबेडकर बोलता है मैं क्यों करूं। सो गांधी जी ने अंबेडकर को समझाया कि भाई आप ये मान लो हिंदुइज्म ब्रेक हो जाएगा। अंबेडकर सेड नो। तो गांधी जी ने कहा फास्ट एंड टू डेथ। और अंबेडकर बोलते हैं यार क्या नाटक है ये, क्या ये चल रहा है। अच्छा, फिर 1942, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान गांधी जी जेल में थे। विंस्टन चर्चिल पीएम था यूके का। वर्ल्ड वॉर चल रही है। और विंस्टन चर्चिल गांधी जी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, वो गांधी जी को भिखारी कहता था। तो हुआ क्या कि ब्रिटेन इंडिया के अंदर लोगों के एनकाउंटर कर रही थी, जेल में डाल रही थी। तो गांधी जी ने जेल में बैठ के फास्ट एंड टू डेथ शुरू कर दिया, ये कह के कि भाई अगर ब्रिटेन ने ये चीजें रोकी नहीं तो मैं मर जाऊंगा। और आप देखिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब डर गए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में उन्हें था कि अगर इंडिया के अंदर दंगे हो गए तो यूके का ध्यान इंडिया में होगा या वर्ल्ड वॉर में। तो उन्होंने विंस्टन चर्चिल को बोला कि यार ये मर जाएगा, इसकी भूख हड़ताल तुड़वाओ। तो विंस्टन चर्चिल का बयान है, वो ये कहते हैं कि दिस इज आवर आवर ऑफ ट्रायम्फ इन एंटायर वर्ल्ड, नॉट टू क्रॉल बिफोर अ मिजरेबल ओल्ड मैन हु हैज ऑलवेज बीन आवर एनिमी। भाई हम वर्ल्ड में जीत रहे हैं, एक भिखारी के सामने क्यों रुकना है। उन्होंने कहा मरने दो, इसने 3 साल 30 साल से परेशान कर रखा है। और उन्होंने जेल अथॉरिटीज को बोला कि चिता भी तैयार कर लो, मैं खुद आग दूंगा, इसे आगे मरने दो। और आप देखिए अब गांधी जी फंस गए, क्योंकि अब तक गांधी जी फास्ट रखते थे, 10-12 दिन के अंदर डिमांड मान ली जाती थी, डन। अब तो विंस्टन चर्चिल ने कहा डबल कर दो जो ये कह रहा है, मरने दो। गांधी जी फंस गए। गांधी जी ने जूस मंगवाया, पी गए। तो विंस्टन चर्चिल बोलता है कि अबे पाखंडी, 30 साल से दुनिया को बेवकूफ बना रहा है कि मर जाऊंगा मर जाऊंगा, कौन सी डिमांड मानी है जो मर जाऊंगा। सो गांधी जी बोलते हैं कि देखो, मेंटल मॉरल विक्ट्री हैज, ठीक है हम। और दूसरा कि दिस बॉडी इज अ वॉर्ड ऑफ गॉड, व्हाई वुड आई मेक इट सफर बिकॉज ऑफ यू। भाई भगवान की देना, तुम्हारे लिए मरूंगा क्या। और उस दिन विंस्टन चर्चिल को समझ आया कि भाई क्या बंदा है यार, गांधी जी को बहुत अच्छे से पता था मर के कुछ नहीं हासिल होता। उस दिन विंस्टन चर्चिल को समझ आया कि अच्छा जो हम वर्ल्ड में करते हैं ये हमारे साथ कर गया। गांधी जी इज द ओनली पर्सन फ्रॉम द कॉलोनियल वर्ल्ड जिनकी फोटो उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में लगा रखी है। सी, और जहां पे राज किया यूके ने, किसी की नहीं लगाते हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग। गांधी जी के चक्कर में दुनिया मरे, क्योंकि उन्होंने नोट्स गांधी जी के कॉपी कर लिए पर समझे नहीं। सी, पी श्रीरामलू गांधी जी को फॉलो करते थे। गांधी जी तोड़ चुके होते फास्ट। भगत सिंह के साथ जतिन दास थे, 1930 जेल में, फास्ट 64th डे ही ऑल्सो डाइड। उन्हें लगा गांधी जी करते हैं हम भी। अन्ना हजारे, सी जब लोकपाल की इंडिया में मूवमेंट हो रही थी, अन्ना हजारे भी गांधी जी, पूरे गांधी हाइट है, वो भी बैठ गए कि मर जाऊंगा। लॉ पास होने में टाइम लगता है, वो बेचारे इतने अच्छे से हेल्दी सा एक व्यक्ति इतना पतला हो गया, मरने वाली हालत में था, एम्स के डॉक्टर चेक कर रहे थे उन्हें। तो केजरीवाल, किरण बेदी उनके साथ सपोर्ट में थे। तो केजरीवाल ने बोला कि बाबा टाइम लगता है, मर जाओगे, क्या कर रहे हो। बाबा ने बोला नहीं नहीं, गांधी फास्ट एंड टू डेथ, ट्रूथ। फिर किरण बेदी आई, किरण बेदी ने बोला एक केजरीवाल आईआरएस है, इसके मार्क्स कम थे, मैं आईपीएस हूँ, मैं बताती हूँ कि बाबा आपके नोट्स कंप्लीट नहीं है, आपने क्विट इंडिया मूवमेंट नहीं पढ़ा, गांधी जी ने भी तोड़ दिया था, मर के कुछ हासिल नहीं होता। और वहां अन्ना हजारे कह रहे हैं कि अच्छा गांधी जी ने भी तोड़ दिया था, कहते हैं हाँ। उन्होंने भी जूस मंगवाया, पी गए। लोकपाल तो 1.5 साल बाद पास हुआ है उसके बाद।
तो आप ये समझें, यूपीएससी में नोट्स की भी बहुत वैल्यू है। आपके जो अपने नोट्स होंगे ना, सिर्फ वरना तो जेरोक्स करा लो। आपने अगर अच्छे नोट्स नहीं बनाए, आपका पेपर कभी नहीं निकलेगा। और जब आप खुद नोट्स बनाते हो ऐसे, आप टॉपिक अच्छे से समझते हो ऐसे, आपका सवाल ही नहीं है कोई करंट या बेसिक से क्वेश्चन खराब हो जाए। जैसे सीधा क्वेश्चन आया, कौन सी कमेटी ने लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइज किया, कौन से ने रिजेक्ट किया, जेवीपी में कौन कौन थे, लाइक दैट। एंड दैट इज व्हाई यू शुड नो सर्टेन थिंग। सो दिस इज हाउ इट वेंट। और आप देखिए, इसीलिए हम जब क्लास में भी पढ़ाते हैं, हम नोट्स पे सी, आपने क्या देखा कोविड के अंदर क्या हुआ है। सी, कोविड ने ना बहुत सारे फेक टीचर्स मार्केट में खड़े कर दिए हैं। फेक टीचर्स से क्या मतलब है? ऑनलाइन एक चैनल चलाओ, अच्छा उनका हो सकता है खुद कभी प्री ना हो, उन्होंने कभी पढ़ाया ना हो अच्छे से, वो बहुत अच्छे ओरेटर्स हैं। वो क्या करते हैं, एक रजिस्टर लेते हैं, एक बुक लेते हैं, उसकी अच्छी सी पीपीटी बनाते हैं और आपको यूट्यूब पे पीपीटी पे पढ़ा देते हैं। आपको क्या लगता है यार क्या टीचर है? एक्चुअली वो टीचर नहीं है, वो बहुत अच्छा ओरेटर है। वो आपके माइंड में वो एनालिटिकल पावर नहीं डाल पाएगा। एंड दैट इज वेयर आई वांट टू टेल यू दिस। सी, बल्कि एक यूट्यूब के बड़े फेमस एकेडमी है, आई डोंट वांट टू टेक देयर नेम, उन्होंने अप्लाई किया मेरे साथ यहाँ पढ़ाने के लिए। तो मैंने उनका आधे घंटे का डेमो देखा, आई वाज फैन, क्या बढ़िया पढ़ाया उसने, एक्चुअली बहुत बढ़िया। मैंने बाद में कुछ बेसिक्स क्वेश्चन पूछे, कुछ नहीं आता था। देन आई आस्क्ड कि आपने दिया है पेपर क्या, प्रीलिम्स 2 बार दिया है, प्रीलिम्स भी नहीं हुआ। मैंने कहा फिर ये कैसे हो रहा है? उन्होंने 4-5 जगह से चैट जीपीटी वगैरह यूज करके बड़ा अच्छा पीपीटी बना रखा है। यूपीएससी का एग्जाम बिना नोट्स के नहीं निकलेगा। जितने भी आप स्पेक्ट्रम बुक पढ़ते हैं, आप नितिन सिंघानिया पढ़ते हैं, सारे आईएएस आईपीएस ही हैं जो सेलेक्ट हो गए, अपने नोट्स देते हैं। आपने नोट्स नहीं बनाए, पेपर नहीं निकलेगा। हम आपको क्लास में वैसे ही नोट्स बनाते हैं, नो पीपीटी नथिंग। सी, मेरा एक स्टूडेंट है, उसे ऑनलाइन बहुत सस्ती कहीं कोचिंग मिल रही थी, और उसने ऑप्शनल वहां ज्वाइन कर लिया। आप जानते हैं ऑप्शनल के लिए 6 महीने लगते हैं, उसके 2 महीने में ऑप्शनल हो गया। कैसे? पीपीटी बनाई हुई है, ये लो ये लो ये लो, आता उसे एक क्वेश्चन नहीं आता उस बेचारे को। वो पैसे तो गए, कॉन्फिडेंस और गिरा, अब दोबारा स्टार्ट करेगा। आई एम नॉट सेइंग ऑल आर लाइक दैट, बट जैसे पेपर होता है वैसे तैयारी करो। जब प्रीलिम्स हुआ था, मैंने तभी वीडियो बनाया था। ये हमारे पुराने स्टूडेंट्स के नोट है, अगर आप देखेंगे 59 क्वेश्चंस इस साल के प्री में डायरेक्टली, डेटा वाइज भी। सी, वी डोंट बिलीव इन दैट पीपीटी एंड ऑल, आपको डायरेक्ट नोट्स मिल जाएंगे जो हम क्लास में कराएंगे, जैसे अभी पढ़ाया है। और उसी का एसेंस है, उसी से 45 चाहिए पेपर निकालने के लिए, आप 45 क्वेश्चंस ठीक चाहिए। सो हम आपको वैसे ही प्रिपेयर कराते हैं जैसे एग्जाम होता है। और फिर जो उस वाली बात आई थी कि सर, जैसे एक और आया था ना, कि सर कैसे आप रिजल्ट कैसे निकलवाओगे? देखो, बाकी एकेडमीज में जहां 500 से 700 बच्चे आ जाते हैं, और वहां पर देखो ना, हम आपकी अटेंडेंस ट्रैक कर पाते ना आपका अब देखो, हर बंदे के लिए अलग प्लान चाहिए। वहां क्या होता है, अगर 700 स्टूडेंट्स या ऑनलाइन में 10,000 को पढ़ा रहा हूं, अनम्यूट तो दूंगा नहीं आपको। तो टीचर के पास आपका इंडिविजुअल एक्सेस नहीं है। और अगर टीचर के पास आपका इंडिविजुअल एक्सेस नहीं है, तो उसकी प्रॉब्लम क्या है? आपके अकॉर्डिंग प्लान नहीं बनेगा, जैसे वो सबको पढ़ाते हैं वैसे आपको पढ़ा देंगे। तो आप क्लास में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आपको किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है किस में नहीं है, वो सारी चीजें बहुत मुश्किल हो जाती है। और इसीलिए व्हेन वी स्टार्टेड, मैं एक क्लास के अंदर 40 बच्चे ही रखता हूं। उसका फायदा, आपकी रेगुलर अटेंडेंस ट्रैक हो जाती है। और आपका मंडे टू फ्राइडे जो आपकी क्लासेस होती हैं, सैटरडेज को जो वीकली टेस्ट होते हैं, उस पे आपका परफॉर्मेंस ट्रैकर बन जाता है। कौन से सब्जेक्ट में आप वीक हैं, कौन से सब्जेक्ट में आप बेटर स्कोर कर रहे हैं। और इसके बेसिस पे आप देखिए, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो आपको कॉन्टिन्यूसली इंडिविजुअली गाइड करते हैं। तो जैसा मैंने बताया, जहां बाकी एकेडमीज में आपको टॉपर्स के सिर्फ नाम दिखाए जाएंगे, हम आपको इंडिविजुअली उनसे गाइड, क्योंकि ये देखो, वी वर्क लाइक अ कम्युनिटी ओनली। तो वहां से ये वाली सारी चीजें स्टार्ट होती हैं कि हम ये वाली चीज वैसे करवाते हैं। और देखिए, ये इस साल का हमारा सक्सेस रेट है। ये सारे इस साल हैं जो मेंस दे रहे हैं, आप खुद इनके रोल नंबर्स वगैरह चेक कर सकते हैं, खुद कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वी हैव सी, बट आई एडवाइस कि अभी कॉल मत करना, मेंस के बाद कर लेना, राइट? क्योंकि अभी 1 महीने में ही मेंस है, 1-1.5 महीने में। तो मेक श्योर, बट दिस इज द ऑथेंटिसिटी दैट आई एम प्रॉमिसिंग यू। आउट ऑफ 39, 23 आर राइटिंग मेंस। लुक एट दिस। सी, इंडिया में 50,000 इंस्टीट्यूशन है। हाँ, से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे, अगर आपको लेना है तो। पर अभी मत करना प्लीज।
24 अगस्त है, आप 1 सितंबर के आसपास जब मर्जी कॉल कर लेना इन्हें, दे विल टॉक, क्योंकि अभी तो पेपर की तैयारी कर रहे हैं ना बेचारे। तो आप देखिए 50,000 इंस्टीट्यूशन है और 1,000 ऑफिसर्स निकलते हैं, तो ये सरवाइव कैसे कर रहे हैं? यू नो हाउ द फेक रिजल्ट्स वर्क। हर बंदा कहता है टॉप 100 हमारे हैं, टॉप 100 हमारे हैं, बट हाउ इट हैपेंस, यू नो। तो आप देखिए, बल्कि वो 10,000 से 15,000 बच्चे पढ़ाते हैं, मैं खुद वहां पढ़ाता था, उनके क्लासरूम से 2 या 3 ही निकलते हैं। यू कैन आस्क देम, प्रॉपरली यू कैन आस्क देम। उनके ब्रोशर में ही नीचे लिखा होगा इंटरव्यू गाइडेंस पर आपकी ध्यान नहीं जाता, टेस्ट सीरीज पर आपका ध्यान नहीं जाएगा। और हमारे ये जो जितने भी रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं, वो सारे के सारे जेन्युइन और उससे हैं। सो दिस इज हाउ इट गोस। एंड यू सी, नाउ बिफोर आई आंसर द क्वेश्चन कि वाई यूपीएससी आपको क्यों करना चाहिए, प्राइवेट क्यों नहीं, सी मैं 10 मिनट और लूंगा, फिर मैं आपके डाउट्स ले रहा हूं। एक बार जिन्होंने अटेंडेंस नहीं भरा, प्लीज एक बार वो आप अटेंडेंस भर दीजिए। आई टॉक अबाउट दैट देन, राइट? प्लीज एक बार अगर आप अटेंडेंस भर देंगे, प्लीज क्लिक ऑन दैट लिंक, फिल दी अटेंडेंस, एंड देन विल टॉक। हाँ हाँ मैम, देख लिया है मैंने धीरज, आई हैव सीन द डाउट, आई विल आंसर इट, जस्ट गिव मी 5-10 मिनट्स। एक बार वो लिंक पे क्लिक करके अटेंडेंस भर दे जिन्होंने नहीं भरा है, ताकि वी कैन प्रोसीड फर्दर, राइट? हाउ टू बी कंसिस्टेंट, आई जस्ट टेल, गिव मी 5-10 मिनट्स मोर, जस्ट दैट्स इट, दैट। चलिए, भर दिया है? सी हैज एवरीबडी फिल्ड इट? यस, चैट कॉलम। यस, ओके ग्रेट, परफेक्ट। है ना, मैंने आपको टॉपिक भी पढ़ाया जहां आपको देखो, यूपीएससी और कॉलेज में फर्क ये है, यहां पर आपको नोट्स बनाने हैं। तो आपके जो डाउट्स आ रहे हैं मैं उसका आंसर भी देता हूं, पर पहले जल्दी से बता देता हूं बस यूपीएससी करना क्यों है। देखो, आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं, कोई बुरी देखो जॉब कोई छोटी बड़ी नहीं होती, पहले तो ये क्लियर कर लो। पर यूपीएससी में ऐसा क्या है जो प्राइवेट से इसे स्पेशल बनाता है? देखो, ये अपनी जॉब छोड़ के आती हैं और 75 ईयर्स के बाद एक गांव में ड्रिंकिंग वाटर लाती हैं मिर्जापुर में। जब इनका ट्रांसफर होता है, पूरा गांव रोता है, छोड़ने हथ है। अब ये भी ऐसा ही करेगा। कहने का क्या मतलब है, आप कोई भी प्राइवेट जॉब कर लें, कितने ही पैसे कमा लें, आपके पास वो पावर नहीं है कि आप एक पेड़ भी कट कर सकते हैं आपके घर के बाहर। पानी भर गया सड़क पे, यू कांट डू एनीथिंग, बिजली का कुछ आ गया, यू कांट डू एनीथिंग, वो गवर्नमेंट के पास पावर है। पर जैसे ही आपका ये एग्जाम निकलता है, आप लोगों की वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जो लोग, कॉमन मैन सिर्फ कंप्लेंट करता है। नो अमाउंट ऑफ मनी कैन डू दैट, राइट? सी हमारे जब बच्चे फील्ड में जाते हैं और आते हैं मिलने, तो उनसे एक क्वेश्चन मैं हमेशा पूछता हूँ कि क्या बदल गया सिलेक्शन के बाद, आप भी वही हो, लोग भी वही। वो कहते हैं सर, अब जब हम गांव में होते हैं ना और उन्हें पता चलता है डीसी आए हैं, तो लोगों की ना आंखों में एक होप होती है, उम्मीद कि डीसी साहब आए हैं, कुछ ना कुछ कर जाएंगे। ये आपको हर पेपर नहीं दिलवा सकता, और कोई पेपर नहीं दिलवा सकता एक्चुअली। सो एक तो ये इसका बेनिफिट है। सी मनु का मैंने आपको बताया, डॉक्टर हैं, सरकारी नौकरी कर रही थी, सब कुछ सही है, पर जैसे ही पेपर निकलता है गांव में स्टैंड नहीं बनता। सी मैं खुद आईआईटी दिल्ली से हूं, तो डजेंट मैटर, लेकिन जब आपका पेपर निकलता है, यूपीएससी होता है, दैट इज द थिंग देयर। 90% इंडिया में जनता कभी सीएम पीएम से मिलती नहीं है, पर जैसे ही आपका पेपर निकलेगा, रुद्राक्ष है, आपकी स्टेट के सीएम आपको फेलिसिटेट करेंगे, प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट लेटर देगा, पीएम आपको ओरिएंटेशन के अंदर मिलेंगे। तो आपका स्टेचर वहां पहुंचता है जो 90% कभी कोशिश ही नहीं कर सकता, राइट? सो दैट इज हाउ इट इज। क्या है सर, आई हैव डाउट हाउ टू ज्वाइन योर बैच, हाँ हाँ अभी आ रहे हैं उसके अंदर, है ना? अब तो ये एग्जाम आपको वो वाली सारी चीजें देता है। तो अब देखिए, अगर हम इस स्लाइड पे वापस चले, मैं बस 2 मिनट में सम अप कर रहा हूं, उसके बाद मैं आपके डाउट्स ले रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है बहुत डाउट्स हैं। तो अगर हम इस चीज पे वापस आते हैं कि सर इतनी सारी एकेडमीज हैं, आपके पास क्यों आए? तो देखो, हमारा जो एज है जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं वो आप देख सकते हैं। फिर हमारे क्या रिजल्ट्स आपके पेड हैं या जेन्युइन, मैंने आपको बता दिया विद स्टोरीज। हर उनके ब्रदर सिस्टर्स भी यहाँ मिलेंगे, वो आपको हेल्प भी करेंगे। और मैंने आपको बताया ना, उनके पहले दिन से आखिरी जो आप टेस्ट दे रहे हैं उनके साथ पूरा बताऊंगा कि वो कितना स्कोर करते थे, कितने नहीं, लाइक दैट। सी बैच साइज हम सिर्फ 40 बच्चों का बैच साइज रखते हैं, और फीस इंडिया में सबसे लोएस्ट है। अगर आप ऑफलाइन में चेक करेंगे, इवन ऑनलाइन में भी बहुत कम है, और वन ऑफ द लोएस्ट। तो ऐसा नहीं है 500-700 बच्चों में बिठा दिया, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इससे रिजल्ट नहीं निकलता है, सिर्फ डेटा कलेक्ट करने के लिए। सिर्फ 40 बच्चे,
कोर्स वैलिडिटी लाइफ टाइम, जब तक आपका पेपर नहीं होता हम तब तक एक्सेस देते हैं आप, जब तक। तो लेट्स से आप किसी को 3 साल बाद पेपर दे रहे हैं, मल्टीपल, आपने सुना ना स्टार्टिंग में रुद्राक्ष था कि मैंने फिर से इकोनॉमी लगाया, मेरा वीक था, आईआरएस। हायरनी ये है कि वो इनकम टैक्स में है अब, और इकोनॉमी वीक था। सो देखो ये हम आपको देते हैं, जहां बाकी एकेडमी कहेंगे अच्छा आपका पॉलिटी हो गया, आप दोबारा खत्म, 2 वॉच रिकॉर्डिंग के खत्म। लाइफ टाइम एक्सेस है जब तक आपका पेपर नहीं निकलता है, क्योंकि तभी तो निकलेगा। वी डू नॉट रन अ कमर्शियल इंस्टीट्यूट। 40 बच्चे और लोएस्ट फी, यू कैन इमेजिन कि मैं क्या ही कमा लूंगा। अगर वो लिमिट में बढ़ा देता हूं तो ही दैट इज पॉसिबल। आई हैव वर्क देयर। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर मैं बच्चों को पढ़ाऊं और आप पढ़ने आए तो आप जेन्युइन तरीके से आपका रिजल्ट निकले। एंड व्हाट इज द एडवांटेज दैट यू कैन टॉक अबाउट दैट। ये आ जाते हैं हम, ये देखो, लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा आपको। कभी भी आप पैसे वापस लेके जा सकते हैं अगर आप उसी, वैसे तो लोएस्ट फी है, आज तक कभी हुआ भी नहीं, बट स्टिल लेट्स से आपको लगता है सर हमें तो वैल्यूएबल नहीं लग रहा, यू कैन लीव एनी टाइम विद ऑल योर मनी। इफ आई कैन नॉट ऐड वैल्यू टू यू एंड आई एम टेकिंग द लोएस्ट फी ऑल्सो, व्हाई शुड आई, आई विल टेक योर मनी। तो अगर आपको लगेगा तो ही आपको ज्वाइन करना है। सो दैट इज द क्वालिटी दैट वी प्रॉमिस टू यू। सी उसके बाद पूरे टाइम टीचर अवेलेबल होते हैं, आपकी क्लास के बाद भी टीचर हैं, आप टीचर से मिल सकते हैं कभी भी, अपना आंसर ऑनलाइन वाले अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। आपकी अटेंडेंस ट्रैक होती है, आपके टेस्ट के बेसिस पे रिपोर्ट कार्ड बनता है जो वीकली टेस्ट होता है। डेली क्विजेस भी दिए जाते हैं आपको, पर वो वॉलेंटरी है कि भाई बच्चा पढ़ रहा है न्यूज़पेपर तो 5 क्वेश्चन दे दे, जीएस कर रहा है तो क्वेश्चन दे दे। डेली आंसर राइटिंग और प्रीलिम्स के क्वेश्चन तो कराते हैं, पर वीकली आपका प्रॉपर टेस्ट होता है जो आपका मंडे टू फ्राइडे वाला है। और अगर आप वो रेगुलरली दे रहे तो हम खुद आपको टर्मिनेट कर सकते हैं, क्योंकि आप कुछ भी कर लेंगे, हम अपना रिजल्ट आपकी वजह से क्यों खराब करेंगे, हमारे पास तो 40 ही बच्चे हैं एक बैच के अंदर। अच्छा हम आपको वैसे ही पढ़ाते हैं जैसे यूपीएससी में रिक्वायरमेंट है, कोई वो नहीं कि पीपीटी दे दिया है नॉल। इसलिए हम बोलते हैं 12 महीने लगते हैं प्रिपरेशन के लिए। अगर किसी को अगले साल का टाइम देना है तो अगर आप प्री स्पेसिफिक जाओगे तो वो 7-8 महीने में हो सकता है, लेकिन पूरी प्रिपरेशन को 12 महीने लगते हैं। वी प्रिपेयर लाइक दैट। सी आपने हमारा सक्सेस रेट देखा जो मैंने आपको दिखाया, लिमिटेड बैच साइज है, लोएस्ट फी है, एंड टॉपर्स कंटिन्यूस गाइडेंस है। आपने सबको, आपको स्टार्टिंग में भी सुनाया, और इसीलिए आप देखिए ये जो हमारे टॉपर्स हैं हमारे क्लासरूम से निकलते हैं, इसीलिए हमारा वो सक्सेस रेट ऐसा है। हमारे बैच का नाम है सारथी। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं जेन्युइनिटी के साथ, ट्रस्ट के साथ। यू हैव लाइफ टाइम एक्सेस, गाइडेंस, टीचर अवेलेबिलिटी, मल्टीपल रिवीजन, टेस्ट आपके इतने हो जाते हैं, प्रोग्रेस ट्रैक होता है, टॉपर्स गाइड करते हैं। इसीलिए आप देखिए दिस इज हाउ दिस हैपेंस, और ये सारे आपको खुद असिस्ट करेंगे। दैट इज ऑल। तो अगर आप लोगों को भी हमारे साथ करना है, आई कैन टेल यू अबाउट दिस। हमारा जो सारथी बैच है, नेक्स्ट बैच 28 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। मॉर्निंग स्लॉट अवेलेबल है जो कि 9 to 1 चलता है। इवनिंग स्लॉट है 4 to 7। और आपको हमने वो सारी फ्लेक्सिबिलिटी दी है, लेट्स से किसी का कॉलेज टाइम बाद में इवनिंग की क्लास हो जाती है तो आप मॉर्निंग बैच में शिफ्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हर बैच में 40 स्टूडेंट्स ही हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ। और पूरे इंडिया में जहां आपको इस सारे कोर्स के लिए टोटल जो फीस मिलेगी वो आपको पूरे बैच की मिलेगी अराउंड 2 लाख के आसपास, सी सैट वगैरह इंक्लूड कर ले। हम आपको एक पूरा बैच देते हैं 63,000 प्लस जीएसटी। और ये 3 साल से हमारी सेम फी है, दैट इज 75,000, जो आप इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं। वन टाइम पेमेंट, मतलब इंस्टॉलमेंट्स में आप दे सकते हैं, लाइफ टाइम एक्सेस जो आपको मिलता है। और ये ऑफलाइन के लिए पूरे इंडिया में लोएस्ट है, आप देख सकते हैं, और हमारी 3 साल से सेम ही है। बच्चे 40 हैं इसीलिए इतनी है, बच्चे और बढ़ा के इसे कम कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली फोकस अगर इंडिविजुअल पे करना है तो ऐसे। ऑनलाइन वालों को अनम्यूट मिलेगा, सेम फैसिलिटी मिलेगी। उनकी भी हम सेम ही फी रखते थे, बट बिकॉज वो लोएस्ट वाला जो हमें क्लेम करना था तो उसके अंदर उनकी फी हमने 36,000 कर दी, बेसिकली 30,000 प्लस जीएसटी हुआ, बट 36,000 टोटल हो गई है ऑनलाइन के लिए। पर ये कुछ ही बच्चों के लिए, दिस इज अ स्कीम दैट वी कैन चेंज बिकॉज वी हैव टू गो बैक टू दिस। तो लोएस्ट फी के अंदर आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, और एनसीईआरटी से लेके हाईएस्ट लेवल तक आपको सब पढ़ाया जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको करंट अफेयर वगैरह कराया, इंटरव्यू तक सारी गाइडेंस है, डेली आंसर राइटिंग है, क्विजेस हैं, बैचेस ऐसे हैं, रिकॉर्डिंग मिलेंगी, लाइफ टाइम एक्सेस है, टीचर गाइडेंस, टेस्ट, एवरीथिंग विल बी देयर। और अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो 28 जुलाई से हमारा बैच है, कुछ सीट्स फिल हो चुकी हैं, अगर आपको भी लेनी है एडमिशन तो आप ले सकते हैं। और नीचे एक लिंक ट्री का लिंक दे रहा हूं, उस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ खुल जाएगा।
इसमें हमारी सारी डिटेल्स हैं, हम चंडीगढ़ बेस्ड हैं। हमारा फोन नंबर, आप कभी भी ऑफिशियल नंबर पे करके कोई भी फ्री काउंसलिंग ले सकते हैं, पेरेंट्स के साथ कभी भी आ सकते हैं, मैंने आपको सब बता ही दिया। और ये है बैच एनरोलमेंट का लिंक, जैसे चैट में अभी कोई पूछ रहा था। 24 साथ ही 24.04, ये जो जीएस फाउंडेशन बैच है 28 जुलाई से है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। 2000 पे करके आप अपनी सीट रिजर्व कर लें, फी में एडजस्टेड है। फिर हमारी टीम कनेक्ट करके आपको बैच की एनरोलमेंट की सारी डिटेल्स दे देंगे। बट क्योंकि सीट्स लिमिटेड हैं, सिर्फ 40 सीट्स ही हैं, कुछ ऑलरेडी फिल हो चुकी हैं, आ ही गया है बैच, कुछ ज्यादा दूर नहीं है। तो मेक श्योर आप ये करें, क्योंकि अगर आप ये बैच नहीं करते हो तो आप इस बैच के लिए हमारे साथ एलिजिबल नहीं है। फिर आप जब हमारा अगला बैच होगा या तो तब देखना है या आप कहीं और से, बिकॉज वी डोंट टेक मोर देन 40 स्टूडेंट्स इन बैच, राइट, इन वन बैच। सो इफ यू हैव लाइक दैट यू कैन ट्राई विद दैट। आई होप दिस इज क्लियर। अब बिफोर आई स्टार्ट विद योर इंडिविजुअल डाउट्स जो मैं अभी लूंगा, पहले मेरे को ये बताओ, एनरोलमेंट वगैरह सेकेंडरी है, ये भी छोड़ो, क्या आज के सेशन में आपको कुछ सीखने को मिला? उसके बाद मैं आपके इंडिविजुअल डाउट्स ले रहा हूं, पहले बताओ कुछ सीखने को मिला कि नहीं, देन आई एम टेकिंग द इंडिविजुअल डाउट्स। यस, देखो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, यू ऑल वर वेरी अटेंटिव, यू वर वेरी इंटरैक्टिव, तो वो अच्छा लगता है पढ़ाने में भी। तो चलिए, अच्छा अब देखिए, जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं प्लीज वो इस लिंक पे करके कर दें, बिकॉज सीट्स लिमिटेड हैं, कहीं ऐसा ना हो उसके अंदर कुछ हो जाए, लाइक सीट्स फुल हो जाए तो आपको डिले। जो कॉलेज गोइंग है उनके लिए तो परफेक्ट टाइमिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। से जैसे वो कॉलेज में पढ़ेंगे तो आपके 4 महीने तो पेपर ही होते हैं, एमएसटीज होते हैं, 2 बार सेमेस्टर एग्जाम, तो उस टाइम आप पढ़ नहीं पाओगे। तो हमारा ऐसा नहीं है कि आपकी वो 4 महीने के जो सब्जेक्ट्स मिस होंगे जब पेपर है वो आप आगे लगा लो। हमारा वो बाकी एकेडमी जैसा नहीं है कि अच्छा 1 साल में ही लगाना है उसके बाद आपको लगाने नहीं देंगे, जब तक आपका पेपर नहीं होगा वी प्रॉमिस यू दैट, इवन सी सैट इज इंक्लूडेड ऑन दैट। अच्छा, ऑलरेडी बुक्ड, अरे ग्रेट। चलो, तो इट इज लाइक दिस। अब मैं आपके इंडिविजुअल डाउट्स ले लेता हूं, आप मेरे को बता दें एक बार, आई टेक दैट डाउट्स, राइट। तो बाकी लोग जिन्हें एनरोल करना है मैं यहाँ लिख देता हूँ, एनरोल यूजिंग लिंक गिवन बिलो। आप ऑफिशियल नंबर पे कॉल करके भी कर सकते हैं, पर आप एनरोल यहां से कर सकते हैं। अब मैं इंडिविजुअल डाउट्स ले लेता हूं, आप बता दें मेरे को। चलो एक एक करके ले रहे हैं। अच्छा, अब जो मेरे को पहले दिख रहा है मैं वैसे ले रहा हूँ, तो कोई बुरा ना मानना उसने पहले लिखा हो तो। सर मैं अभी यूजी में फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ और मुझे ग्रेजुएशन के बाद एग्जाम देना है, मुझे अभी क्या करना चाहिए? और मैं हिंदी में ही एग्जाम दूंगी, तो मैं क्या देखो, देखो अंजलि, अगर तो आप हिंदी में एग्जाम दे रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली हम पढ़ाते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में, पर नोट्स हम इंग्लिश में लिखते हैं। तो हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, तो वो क्लास लगाते हैं, वो इंग्लिश में लिख लेते हैं, देन दे ट्रांसलेट इट, राइट। सो ऐसे तो बहुत स्टूडेंट्स हैं, हम आपको उनसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉपर हिंदी के अंदर ही चाहिए तो हम तो देखो अभी हिंदी में प्रोवाइड नहीं करते हैं ऑनेस्टली। पर हाँ, हमारे पास कुछ बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम के और ऐसे कर रहे हैं। पर इसके अलावा अगर आपको मेरे से एडवाइस चाहिए तो वो ये है, अगर आप अभी कॉलेज के अंदर हैं, मैं तो यही एडवाइस करूंगा, आपको अभी से प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जब ग्रेजुएशन के बाद आप करते हैं तो आप समझ नहीं रहे हैं, 1 साल की प्रिपरेशन, 1 साल का अटेम्प्ट, भगवान ना करे कभी इंटरव्यू में कुछ ऊपर नीचे हो जाए, मेंस में कुछ हो जाए, वो एक और साल पे बात जाती है। तो जब आप ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करते हैं तो वो एज वाला प्रेशर सोसाइटी से आना स्टार्ट हो जाता है। आप माने ना माने, आपके दोस्त जॉब करने लगेंगे, आपके पेरेंट्स कुछ बोलेंगे, तो वो प्रेशर अवॉइड करने के लिए अगर आपने सोच ही लिया है, अभी तैयारी करें। अगर आप अपने ग्रेजुएशन में, टोटल 9 सब्जेक्ट्स हैं जीएस के, अगर आप अपने ग्रेजुएशन में 3 या 4 सब्जेक्ट्स भी कर लेते हैं, 5 सब्जेक्ट्स भी कर लेते हैं, तो वो आपका टाइम बचाता है अटेम्प्ट के लिए। आई वुड एडवाइज, वी हैव लॉट ऑफ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, तो आप इंग्लिश में अगर करना चाहते हैं तो मैं बोल ही देता कि आप आ जाएं, ताकि आप 3 साल में ऐसे रेडी हो जाएं कि आप फाइनल ईयर में पेपर दे के निकले। पर अगर हिंदी में भी है तो आई वुड एडवाइज ज्वाइन समवेयर जो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करे, ताकि आपको एक्सपेंसिव भी ना पड़े, लेकिन आप कॉलेज के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं, दुनिया करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वाई टू वेट। नेक्स्ट, गुड इवनिंग सर, आई होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन अंजलि, थैंक यू। फ्रॉम पटियाला, एमए करवा ली और अब मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो कहाँ से स्टार्ट करूं प्लीज? हाँ देखिए गुरविंदर जी, अगर आपको प्रिपरेशन करनी है और आप पटियाला से हैं, तो पहले तो देखो, दो चीजें मैं बताऊंगा। पटियाला में आई हैव टेकन लॉट ऑफ सेशंस आल्सो, आई हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम पटियाला।
बल्कि ये जो है सान्या, ये राजपुरा से है, नॉट फार अवे फ्रॉम पटियाला। फर्स्ट अटेम्प्ट रैंक 84। ये एमए सोशियोलॉजी थी। आपने किसमें की है? बीए में। अच्छा, आपने बीए में भी एडमिशन ली है, ये वहां से। तो अब देखिए, अगर आप पटियाला में हैं, मैं आपको बताया ना, आप यही बैच ज्वाइन करें जो 28 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, और आप ऑनलाइन लगाएं। आप जब तक आपकी ग्रेजुएशन होगी इसी के साथ, सी क्लास में स्क्रीन शेयर होती है, स्क्रीन शेयर होती है, आपको नोट्स दिए जाते हैं, सेम ऑफलाइन की तरह क्लास चलती है, अनम्यूट भी। आप 3 साल के अंदर, आप अज्यूम करें अगर 12 महीने की प्रिपरेशन है, आपके 4 महीने तो पेपर ही होंगे, तब आप कोई सब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। लेकिन आपका 2 साल में, 24 मंथ्स में पूरा जीएस कवर हो जाएगा। फिर आप फाइनल ईयर में अपना ऑप्शनल करके, रिवीजन करके, यू आर रेडी टू गिव एग्जाम इन द फाइनल ईयर इटसेल्फ। आपका टाइम भी बचेगा, और आप अपनी बेस पे प्रिपरेशन कर पाएंगे, समझ समझ के। एक सब्जेक्ट 30-35 दिन चलता है, तो जब कॉलेज में पेपर आए तब ब्रेक ले लें। और फिर अगर आपको लगे कि नहीं, ज्यादा नहीं हो पाया, कुछ सब्जेक्ट है, मेरे को ऑफलाइन आना है, कभी भी आप ऑफलाइन भी आ सकते हैं। तो हम आपको पूरी फैसिलिटी देते हैं कि आपको अगर पेपर की तैयारी करनी है, आप सी, वी हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम आईआईटीज जो ऐसे ही करते हैं सेकंड ईयर थर्ड ईयर से, और उसके बाद जब पेपर उनका वो खत्म हो जाता है, फिर ऑफलाइन आ जाते हैं। तो आपको कोई एडिशनल फी नहीं देनी, कोई कुछ और नहीं करना है, आपको तो एक ही बार एनरोल करना है। तो वो आपको बहुत बेनिफिशियल मिल जाएगा अगर आप ऐसे स्टार्ट करते हो। तो आई होप आई हैव आंसर्ड दैट। पैरामिलिट्री की गाइडेंस देखो, मैं पैरामिलिट्री की तो नहीं, सीडीएस अगर आपको करना है तो ऑलमोस्ट यूपीएससी वाला सिलेबस होता है, आप वैसे देख सकते हैं, बट वी डू नॉट प्रोवाइड अदर एग्जाम गाइडेंस। हम स्टेट सर्विसेज और यूपीएससी के लिए मेजरली हैं। हाउ टू चूज ऑप्शनल, प्रियंका। अच्छा, आप देखिए प्रियंका, हाँ, देखो, ऑप्शनल चूज करने के लिए मेरे अकॉर्डिंग 4 फैक्टर्स हैं, और ये मैंने एक अपनी रीसेंट वीडियो में भी बताया। आप लिंक ट्री पे क्लिक करेंगे तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो दी है, हाउ वाई टू चूज पबैड, और उससे पहले मैंने ये बताया ऑप्शनल कैसे चूज करना है। तो आप एक तो डिटेल के लिए तो उधर देख लेना, मैंने नंबर्स के साथ सब बताया है, सक्सेस रेट वगैरह सब बताया है। मैं यहाँ आपको बस बता देता हूँ। आपको 4 चीजें देखनी है। आपका इंटरेस्ट, क्या वो सब्जेक्ट स्कोरिंग है कि नहीं, आपको गाइडेंस अवेलेबल है कि नहीं, और आपका अटेम्प्ट कब है और टाइम। और इन चारों फैक्टर्स का मैंने डेटा वहां प्रोवाइड किया है कि सक्सेस रेट किस ऑप्शनल का कितना है, कैसे आपको चूज करना है, कैसे नहीं। और आप इन चारों फैक्टर्स को डिसाइड करके कर सकते हो कि आपको किस ऑप्शनल में जाना है। तो वो एक वीडियो है, 40 मिनट्स की है, उसके अंदर पबैड का भी मैंने बताया है, और बाकी सारे ऑप्शनल का भी मैंने वहां पे डेटा भी दिया है। तो आप इन 4 फैक्टर्स से, खाली इंटरेस्ट भी नहीं चलेगा, स्कोरिंग भी नहीं चलेगा, गाइडेंस भी नहीं चलेगा, और टाइम भी नहीं चलेगा, इन सब का एक मिक्सचर आपको सेलेक्ट करना है। दैट आई हैव टोल्ड देयर, यू कैन सी देयर। सर, गाइडेंस चाहिए बैच के लिए, हाँ संदीप, बताइए आप क्या आपको चाहिए। सर, आई एम डूइंग जॉब इन दुबई बट आई वांट रिपरेशन प्लीज। ओ देखो, अगर आपको दुबई में और आपको वापस आना है और प्रिपरेशन करना है, तो ऑब्वियसली आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आप ऑनलाइन कर सकते हैं। लेट्स से किसी टाइमिंग की वजह से कोई प्रॉब्लम हो, तो आप उसके अंदर जो भी आपने रिकॉर्डिंग देखी बाद में, उसी दिन की रिकॉर्डिंग आपको अलग से आ जाएगी। तो जो भी आपने रिकॉर्डिंग देखी, टीचर आपको अलग से गाइड कर देंगे। मैंने बताया ना, टीचर अवेलेबिलिटी पूरे टाइम है। तो आप उसके थ्रू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास एक स्टूडेंट था जो ऐसे कर रहा था, नॉट अ प्रॉब्लम, वो कर रहा है अच्छे से। सर, आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल। संतोष, ये तो बहुत अच्छी बात है, मनु वर्किंग ही तो थी, आईएएस। तो वर्किंग से प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस वो एडेड एफर्ट करना पड़ेगा जो एडिशनल टाइम है। मेरे पास बहुत सारे सीडीएस ग्रेजुएट्स हैं जो अभी कैप्टन हैं, और वो 10 साल की सर्विस के बाद छोड़ने वाले हैं, और वो वहां से तैयारी करते हैं, कोई पठानकोट पोस्ट है, कोई कोई और। तो रात को रिकॉर्डिंग देखते हैं, डाउट्स पूछ लेते हैं, रेगुलर टेस्ट देते हैं। देखो, आजकल तो टेक्नोलॉजी ने वो आपको असिस्टेंस दे दी है जो आप हर चीज को यूज कर सकते हैं। तो लेट्स से आप वर्किंग प्रोफेशनल है और आपके टाइमिंग ऐसे हैं कि आप क्लास लगा ही नहीं सकते, रात को लगाई, आप सैटरडे आ गए, डाउट पूछ, क्या प्रॉब्लम है, वहां से कवर हो जाएगा। सर, आई हैव 3 विजिबल टैटूज ऑन माई हैंड, सो आई कैन गिव पेपर। देखो, टैटूज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पहली चीज तो ये समझो। यूपीएससी की तरफ से कोई ऐसा नहीं है कि आपके टैटू होने चाहिए, नहीं। इंटरव्यू में हम एडवाइस करते हैं कि विजिबल टैटूज ना हो, तो हाथ में है तो फुल स्लीव पहन लेना भाई, ब्लेजर पहन के चले जाना। फिर भी थोड़ा बहुत दिख रहा है तो चलेगा, देर इज नो डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टैटूज, दैट्स इट। और सर, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, ओके बताते हैं अभी।
नो नो, ज्वाइन राइट नाउ अर्श। वाई टू वेट? अभी से ज्वाइन करो। जब तक आपका होगा, आप देखो, आपका जीएस ऑप्शनल 3 साल इतने भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि उसमें से आप 12 महीने तो ऐसे ही निकाल दो ना। 3 साल आपका ग्रेजुएशन है, पर 12 महीने तो आप उसमें पढ़ ही नहीं पाओगे, 4 4 महीने हर साल। 2 ही साल हैं। 12 महीने की प्रेपरेशन, 6 महीने का ऑप्शनल, बचा कहाँ है टाइम? तो अगर अपनी बेस पे करना है, स्टार्ट राइट नाउ, डोंट हैव टू वेट फॉर मच। सर से समथिंग अबाउट हरियाणा एचसीएस। देखिए, हरियाणा पंजाब इनका क्या है ना, एक तो टाइम पे अपना स्टेट सर्विसेज करवाते नहीं है। बट अगर होता भी है, स्टेट की प्रेपरेशन भी इसी में इंक्लूडेड है। आपके स्टेट में सेम यूपीएससी वाला सिलेबस आता है, सिर्फ 15 से 20% उस स्टेट का जीके आता है, स्टेट स्पेसिफिक। अब तो हरियाणा पंजाब में वो भी नहीं आ रहा। अगर आप लास्ट पेपर देखें, देयर वर 2 क्वेश्चंस फ्रॉम हरियाणा जीके, बट स्टिल सिर्फ 15% उस स्टेट का जीके आता है, जो हम आपको अलग से असिस्ट कर देंगे। तो सेम ही प्रेपरेशन है इंक्लूडेड इन दिस, नॉट अ प्रॉब्लम। कॉलेज के साथ इजीली मैनेज होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉलेज के अंदर आपका देखो, जो भी क्लासेस होती हैं, उसके बाद जो आपकी ये क्लासेस होंगी, यू कैन इजीली मैनेज, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मैनेज लाइक दैट। क्योंकि कॉलेज में इतना बर्डन नहीं होता ना, ना इतना अटेंडेंस का बर्डन होता, ना इतना पढ़ाई का, वैसे भी पेपर आता है तभी पढ़ते हो, लाइक दैट। सर मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, करनी है क्या, मुझे करना चाहिए, मैं वर्किंग हूँ। देखो, अगर तो लास्ट अटेम्प्ट है और पहले तैयारी नहीं करी है, तो जॉब के साथ थोड़ा मुश्किल होगा। वाई? जॉब के साथ आप पेपर निकाल सकते हैं, लेकिन जॉब के साथ आपको एक फैक्टर भी, जब आपका अटेम्प्ट ही एक बचा है, तो आप कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। आपको बुक्स भी करनी पड़ेंगी, आपको टेस्ट भी रेगुलर देने हैं, जो जॉब के साथ शायद, अगर तो आपकी जॉब 5 6 घंटे की है तो बहुत बढ़िया। अगर आपकी जॉब 5 दिन की है, सैटरडे संडे ऑफ है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आपकी जॉब वही है 9 घंटे, 8.5 घंटे वाली, देन इट बिकम्स अ बिट चैलेंजिंग, अगर एक ही अटेम्प्ट है तो। क्योंकि अगर एक ही अटेम्प्ट है तो फुल टाइम देना पड़ेगा आपको। प्रॉपर बुक लिस्ट, हाँ देखो, अगेन सेम थिंग। आप अगर YouTube पे जाएंगे और वहां लिखेंगे बुक लिस्ट बाय नमन सर, सिलेबस और बुक लिस्ट मैंने सारी बताई हुई है। या अगर वीडियो देखने का एफर्ट नहीं करना है, उसी लिंक ट्री पे हमारे टेलीग्राम पे जाओ और बुक लिस्ट लिख दो, सारी एनसीईआरटीज कौन कौन सी पढ़नी है, अलॉन्ग विद पीडीएफ मिल जाएंगे। एडवांस लेवल बुक कौन कौन सी है, अलॉन्ग विद पीडीएफ मिल जाएंगे। या तो टेलीग्राम पे जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लो, या यूट्यूब में समझना है तो यूट्यूब पे देख लो, पूरा डिटेल में वहां पर समझाया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाउ टू बी कंसिस्टेंट, ओके, आई एम जस्ट टेलिंग दैट। So once the classes commence, when will you give the see, जब क्लास स्टार्ट होगी, मैं मेन क्लास नोट्स ही होंगे, और मैं हर सब्जेक्ट के साथ आपको बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं। एनसीईआरटीज आपको परचेज नहीं करनी है, आपको क्लास के साथ ही सारी चीजें बताई जाएंगी, डोंट वरी विद दैट। राइट सर, एक सेकंड, बहुत ज्यादा डाउट्स आ गए हैं। लवासना में 2 इयर्स की ट्रेनिंग के बाद कौन से पेपर होता है? अरे वो तो ट्रेनिंग का होता है। ट्रेनिंग आपको 2 अटेम्प्ट मिलेंगे करने के लिए, ट्रेनिंग इज वेरी इजी। डोंट वरी, लवासना इज फन, यू कैन इजीली डू इट, नॉट अ प्रॉब्लम। सर हाउ टू ज्वाइन, हाँ देखो, आपको जो जो एप्स हम यूज करवाएंगे, हमारा एक पोर्टल है, जूम ऐप यूज करते हैं, टेलीग्राम करते हैं, वो सारी हमारी टीम आपको गाइड करेगी। आपको एनरोल करने के लिए मैंने बताया, नीचे जो लिंक ट्री है उस पे लिंक पे क्लिक करिए और इस पे क्लिक करिए और एनरोल कर लीजिए। फिर हमारी टीम आपसे कनेक्ट करके सारी डिटेल शेयर कर लेगी, आप ऐसे कर सकते हैं, राइट? वैसा कुछ। और sir, saying that from next year my college is starting, wanting SD college and side by side coaching with you. So should I start? हाँ हाँ, अभी see, that is what I am saying. If you start right now, even if your college start next year, it's good. जितना जल्दी होगा उतना बेटर है, क्या दिक्कत है? सेल्फ स्टडी के साथ नोट्स कैसे बनाए? देखो, नोट्स जैसे मैंने अभी बनाया, हर टॉपिक का व्हाट, व्हाई, हाउ आपको पता होना चाहिए। टॉपिक न्यूज में क्यों है, बैकग्राउंड क्या है, पॉजिटिव्स क्या हैं, नेगेटिव्स क्या हैं। जैसे आप आंसर राइटिंग करते हैं ना, वैसे हर दिन मैं यूट्यूब पे एक डेली आंसर राइटिंग क्लास भी कराता हूँ, उसकी पहली क्लास ही देख लो। उसमें मैंने बताया कि अगर आपको एक आंसर लिखना है तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए, और वैसे ही आपको बुलेट पॉइंट्स में नोट्स बनाने चाहिए। पर स्टार्टिंग में आप नोट्स बनाने का स्ट्रेस ना लें। सी, इसीलिए गाइडेंस थोड़ी जरूरी हो जाती है, क्योंकि हमारे स्कूल कॉलेजेस में सिखाए नहीं नोट्स बनाने। स्टार्टिंग में आप पहले पढ़ें,
Once you are habitual, then you can make those notes and all. सर आपके बैच कितने इयर्स के हैं उत्कर्ष? 12 से 15 महीने में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है, मोस्टली 12 मंथ्स में, डिपेंडिंग आप कॉलेज में है कि नहीं। पर आपका बैच लाइफ टाइम है। लाइफ टाइम से हमारा क्या मतलब है? बाय चांस आपने किसी सब्जेक्ट का ब्रेक लिया, आप दोबारा लगा सकते हैं। बाय चांस आपको 2 साल बाद अटेम्प्ट देना है, तब तक आप क्लासेस लगा सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे सिलेबस आपका 12 महीने में हम कवर कर देंगे। व्हाट नेक्स्ट? सी बल्कि यू शुड नो, क्योंकि मैंने बताया हम कम्युनिटी की तरह चलते हैं। जो बच्चे हमारे यहाँ से जैसे प्री निकालते हैं, मेंस में जाते हैं, उनको तो हम टीचर अलग से बैठ के भी सब सिखा देता है। लाइक जैसे पबार्ड के हैं तो मैं अलग से सारे नोट्स बनवा देता हूँ, कोई दूसरे सब्जेक्ट के हैं। तो हम आपके साथ वो प्रॉपर टाइम अवेलेबल हैं जो एग्जाम के लिए आपको चाहिए। हाँ, आप 2027 में दे सकते हैं, फाइनल ईयर में आप एग्जाम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 21 साल होना चाहिए। राइट, आई होप इट वाज लाइक दिस। आई थिंक काफी ज्यादा डाउट्स वगैरह हो गए। अह, अच्छा, हाउ टू मैनेज, अच्छा हाउ टू बी कंसिस्टेंट एक रह गया, देखो। ये है ना, ये लड़का कहाँ गया, विपिन, रैंक 4। इसने बहुत अच्छी चीज बोली, आप चाहो तो हमारे यूट्यूब पे जाके सुन भी सकते हो, ये कैसे खुद को मोटिवेटेड रखता था। खैर, इसने भी बोली, और एक हमारे पवार्ड में थ्योरी भी है, अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी। वो क्या कहता है, हैप्पीनेस कैसे डिफाइन होती है, अचीवमेंट ऑफ गोल्स। तो अगर आप अपने दिन के छोटे छोटे गोल्स बनाएंगे, लेट्स से गोल कैसे हो सकता है कि मेरे को न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पढ़ने हैं, जैसे ही पढ़े टिक। मेरे को 20 पेज पढ़ने हैं, जैसे बड़े टिक। तो आप छोटे छोटे गोल्स बनाएंगे और उन टारगेट्स को टिक करते जाएंगे, तो आपको एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट मिलता है कि अच्छा हाँ, मेरा ये टारगेट सही चल रहा है। सी इसीलिए मैंने कहा हम आपको डेली टारगेट्स देंगे, वीकली टेस्ट होंगे। आपको उन्हीं टारगेट्स के अकॉर्डिंग चलना है और धीरे धीरे आपका प्रिपरेशन होता रहेगा, क्योंकि वो ही एक तरीका है खुद को मोटिवेट रखने का। तो उसके लिए देखो, अगेन यू विल से कि सर बार बार बोल रहे हैं गाइडेंस गाइडेंस। आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आप बिना गाइडेंस के कुछ करते हैं, तो हो सकता है आप मेहनत बहुत करें पर अपने गोल्स तक पहुंच ना पाए या बहुत लेट पहुंचे। गाइडेंस चाहिए होती है, और नॉर्मली वो गाइडेंस आपके स्कूल के टीचर्स या कॉलेज के टीचर्स दे देंगे। पर हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना महान है, हमने उसके रिफॉर्म्स टाइम पे नहीं करे। वो जो आपके ग्रेजुएशन के टीचर्स वगैरह हैं, वो अपना सिलेबस ही नहीं कराते, कहाँ गाइडेंस देंगे आप। इसीलिए कमर्शियल कोचिंग इतना चल गया, और दैट इज व्हाई आई स्टार्टेड दिस, कि आप अगर जेन्युइनली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको किसी वजह से ना रुकना पड़े। सर, इफ वी टेक ऑनलाइन बैच एंड वांट टू कम बैक विद ऑफलाइन, यू डोंट हैव टू पे अगेन। एक ही बार आपको बैच में एनरोल करना है, एंड देन यू हैव फुल टाइम अवेलेबिलिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए योग्यांश, देर आर सम ऑप्शनल्स जो आपके होने चाहिए, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट, वो आपको यूपीएससी की नोटिफिकेशन में भी मिलेगा। तो अगर आपका वो बैकग्राउंड है तो आप दे सकते हैं, वरना नहीं। या बैकग्राउंड नहीं, आप अगर वो ऑप्शनल ले रहे हैं तो उसमें दो ऑप्शनल होते हैं, फॉरेस्ट्री, जूलॉजी एंड ऑल। आप चाहें तो वो ले सकते हैं, एंथ्रो होता है, जूलॉजी होता है। ठीक है, 9 to 4, व्हाट कैन आई डू? हाँ देखो, बैंगलोर से ही हमारे पास बहुत स्टूडेंट थे, साहिल भी बैंगलोर से आया था अपना, एक और हमारे पास स्टूडेंट है। तो अगर आपकी क्लासेस 9 to 4 चल रही हैं, तो आप 4 o'clock वाला बैच लें, 5-10 मिनट में लेट स्टार्ट होता है। एंड कॉलेज में आपको थोड़ा सा ब्रेक भी मिल जाता है। आपका मेन फोकस होना चाहिए, मैं बस क्लासेस लगाऊं। एक बार आपने वो कवर कर लिया, आप ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे प्रिपरेशन मॉड्यूल में आ जाएंगे। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कॉलेज खत्म होने के बाद, तो इमेजिन दैट सिनेरियो ऑल्सो, जहां एज भी आगे जा रही है और जहां पर आपके ऊपर प्रेशर भी बहुत ज्यादा होगा। कभी शादी का बोल देंगे, कभी किसका बोल देंगे। इसीलिए कॉलेज के साथ आप इजीली मैनेज कर सकते हैं, और बाय चांस किसी सब्जेक्ट में नहीं हुआ, कॉलेज थोड़ा हेक्टिक हो गया, वो सब्जेक्ट अभी छोड़ देना, वो आगे कर लेंगे। ऐसा तो नहीं है अभी कंप्लीट करना है। तो देखो, जब आपको कॉलेज के बाद स्टार्ट करना है, आपने सोचा हुआ है, वो तो है ही ना। अभी कर लोगे, थोड़ा कुछ जल्दी हो जाएगा, तो आपका पहला अटेम्प्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। सानिया क्रैक्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट, रैंक 84। दैट इज द डिफरेंस, राइट? आप जल्दी क्रैक करते हो तो बहुत अच्छा होता है। चलिए ठीक है। हाँ, हाँ, हाँ। सी आप ग्रेजुएट होने चाहिए, उसके बाद कभी पेपर दे सकते हैं। हाँ, आप इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन पे इन इंस्टॉलमेंट्स, नॉट अ थिंग। आप अपना सीट बुक कर लें, ये 2000 पे करके, उसके बाद हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। चलिए, तो आप देखिए, अब ज्यादा बोर नहीं करते बाकी लोगों को। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से इंटरेक्ट करके, यू ऑल वर ग्रेट।
आई होप मैंने थोड़ा सा वैल्यू ऐड किया है, कुछ सीखने को मिला है आपको। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, जस्ट रिमेंबर दैट स्टोरी ऑल्सो। हर चीज आप समझ के करोगे, नोट्स बना के करोगे, यूपीएससी आपको असिस्ट करेगा, और हम आपको वही जेन्युइनिटी प्रॉमिस करते हैं। एंड दिस इज अ वेरी गुड करियर ऑप्शन, अगर आप करना चाहते हैं, हमसे नहीं कहीं से भी आपको करना है, आप करिए, बहुत अच्छा करियर चॉइस है। लेकिन मन से, अगर आप सच में प्रिपेयर करना चाहते, देखो, अगर आप मन लगा के कोई चीज नहीं करोगे, वो डिसरिस्पेक्ट है उस चीज की, ऑब्वियसली दैट वोंट वर्क। तो अच्छे से तैयारी करो, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम। एंड अगर हमारे साथ करना चाहते हो, आपके पास ये ऑप्शन है, 28 से बैच है, पर सीट्स लिमिटेड है, इफ यू वांट यू कैन एनरोल। ऑनलाइन का भी अब हमने 36,000 कर दिया है, जो कि लोएस्ट ही है, वन ऑफ द लोएस्ट है। लो, ऑफलाइन में तो लोएस्ट है ही, पर वो कुछ ही दिनों के लिए है, क्योंकि हमारे पास 40 स्टूडेंट्स हैं, वी हैव टू मैनेज फ्रॉम दैट। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, आई सी यू इन क्लास, राइट। और जिन लोगों को बुक लिस्ट और बाकी चीजें चाहिए, आप यूट्यूब पे, इस पे यूट्यूब पे क्लिक करिए, वहां पे सारी चीजें अवेलेबल हैं, यू कैन गेट दैट। यू कैन सब्सक्राइब देयर ऑल्सो, क्योंकि वहां पे मैं डेली आंसर राइटिंग भी करवाता हूँ, आपको हेल्प हो जाएगा। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट।